अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जी चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और इसके अंदर से किस तरह के फार्मूले से किस तरह के न्यूमेरिकल दे सकते हैं और साथ साथ क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, शार्ट भी पूछें अगर टॉपिक से तो मैं बतलाऊंगा आप लोगों के लिए। तो इसके लिए तैयार रहें। तो सबसे पहले है डॉपलर इफेक्ट। इससे पहले इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो है इंटेंसिटी है, तो उसको आप करते हो कि नहीं करते हो आपकी मर्ज़ी। अगर करते हो तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ दो। स्पेशल केसेस ज़रूर करने हैं डॉपलर इफेक्ट के। स्पेशल केसेस के अंदर सबसे पहले केस जो है ना, आपके पास सोर्स इज़ एट रेस्ट एंड लिसनर इज़ इन मूविंग, यानी लिसनर को कभी कभी ऑब्जर्वर भी बोला जाता है। ठीक है, अब उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। लिसनर को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? अगर पेपर में ऑब्जर्वर बोले तो हैरान मत होना, लिसनर को ऑब्जर्वर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये फार्मूला है, ये आपको दिया होगा, नहीं तो आपको ये याद होना चाहिए। कि याद रखने का तरीका बताऊंगा मैं आपको किस तरह होगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक आप इसके एप्लीकेशन भी कर सकते हो अगर फार्मूला याद रहता है। तो इसका फार्मूला, अगर आपके पास कौन मूव करे, लिसनर मूव करे स्टेशनरी सोर्स, मतलब ये कि आप कहीं पे स्पीकर या गाड़ी जो है ना वो रुकी हुई है और वो हारन मार रही है, तो आप उसकी तरफ भाग रहे हो, तो उस वक्त आप हो गए जी लिसनर। और वो जो गाड़ी की हारन है वो क्या है? वो आपके पास अब सोर्स है, स्टेशनरी सोर्स है। तो उस केस में यहाँ पे वी ये ना साउंड की स्पीड है, वी एल ये आपकी, आप लिसनर हो तो आपकी स्पीड होगी। और फ्रीक्वेंसी ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और ये स्पीड ऑफ साउंड है। ये बात समझ गए आप। अब जब यहाँ पे याद रखें साइन का फ़र्क है दोनों में, साइन का फ़र्क है। यानी कि जब लिसनर मूव करेगा तो वी आएगा, लिसनर मूव करे, दोनों लिसनर दो तरफ मूव कर सकता है, या तो उस कार की तरफ चला जाए या कार से दूर चला जाए। कार रुकी हुई है, सही है, तो उसके लिए दो चीज़ें होंगी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। एफ होगा, एफ प्राइम मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ऊपर आएगा वी, खाली मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे साइन आएगा डिवाइड बाई वी, ऐसा होगा, और इधर एफ आएगा। बस v खाली जगह छोड़ दिया, वी एल डिवाइड बाई वी और एफ उधर कर दिया। बस ये चीज़ याद रखो। जब कभी स्टेशनरी सोर्स हो और लिसनर मूव कर रहा हो तो आपने क्या याद रखना है? v खाली जगह छोड़ दी, वी एल डिवाइड बाई वी और एफ कर दिया। ऐसा करके छोड़ देना, ऐसा जहन में रख दो बस। ऊपर v और वी एल आता है, जब लिसनर मूव करे ऊपर v और वी एल आता है, जब सोर्स मूव करेगा तो नीचे v और वी एल आएगा। कहीं दिखाई पड़ रहा है? यस, ये इस तरह याद रखने की कोशिश करो, ये आसान है। अब अगर ये चीज़ हो गई ना, तो कोई चीज़ आ रही है जा रही है, उसका आप एप्लीकेशन भी क्लिक कर जाओगे। मैं बताऊंगा किस तरह करना है, देखना। जब लिसनर मूव करे, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए आपके। देखें, जब लिसनर मूव करे, किसकी तरफ मूव करे जी? स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तब ऊपर वी और वी एल आएगा, 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 और नीचे वी आएगा। लेकिन साइन का कैसे याद रखें? साइन का देखो, ये रिलेटिव स्पीड होती है या रिलेटिव वेलोसिटी होती है किसके बीच में? साउंड और लिसनर के बीच में। देखिए, अगर उधर कार है तो कार की जो साउंड है वो आपकी तरफ आ रही है और आप उसकी तरफ भाग रहे हो, तो मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो रिलेटिव स्पीड के केस में अपोजिट डायरेक्शन को प्लस लिया जाता है। ठीक है, हाँ, स्पीड अपोजिट है लेकिन प्लस लिया जाता है। इन केस आप भी दूर भाग रहे हो, कार की आवाज़ भी आ रही है, ठीक है, आप भी दूर भाग रहे हो और कार की आवाज़ भी क्या आ रही है? आपके पीछे पीछे आ रही है। मतलब आप जो कार की आवाज़ है, साउंड की स्पीड है, वो भी इस तरफ है और आप भी उस तरफ जा रहे हैं, तब माइनस करेंगे। रिलेटिव स्पीड में यही होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है। ये याद रखो बस। अब देखें, जब सेम डायरेक्शन रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, तो तब अपोजिट काम होगा, प्लस होगा। अपोजिट डायरेक्शन को, अपोजिट चीज़ों को नेगेटिव लिया जाता है ना, तो आप क्या करोगे? अपोजिट डायरेक्शन को प्लस ले लोगे। यानी कि अगर मैं इधर प्लस लिखूँ तो आप समझ जाना कि ये क्या हो रहा है जी, कि लिसनर जो है ना स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है। माइनस लिखूंगा तो क्या होगा? लिसनर जो है ना स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा है, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे लिसनर जो है स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा है, तो इसलिए कोई हारन वगैरह बजती है तो उसमें हमें आवाज़, अगर कोई कार आ गई हमारे पास तो कार की तरफ हम जा रहे हैं तो आवाज़ ऊंची सुनाई देती है और ऊंची हो रही होती है, क्योंकि हम जब उस तरफ जा रहे हैं ना तो प्लस हो रही होती है, आवाज़ ऊंची हो रही होती है। इस तरह भी समझ सकते हो आप, आवाज़ और ऊंची होती जा रही है इसलिए आप कह सकते हो प्लस है। अगर दूर जाते हो आवाज़ कम होती जा रही है इसलिए आप माइनस करेंगे, ऐसे भी समझ जाओ, ऐसे भी ठीक है। ठीक है जी, तो इस तरह हो जाएगा, फार्मूला याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, सोर्स जब मूव करे लिसनर की तरफ, सोर्स जब मूव करे किसकी तरफ? लिसनर की तरफ। कि लिसनर नहीं, सोर्स जो है वो स्टेशनरी लिसनर की तरफ मूव करे, लिसनर इज एट रेस्ट। उस केस में क्या होगा? नीचे वी और वी एल आएगा, वी एस आएगा, नीचे वी और वी एस आएगा। पहले मैंने वी एल बोला था,
यहाँ पे वी एस मतलब जो सोर्स की स्पीड होगी। अब सोर्स खुद मूव कर रहा है, कार खुद मूव कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, v माइनस वी एस होगा, v माइनस वी एस होगा, ये याद रखें, v माइनस वी एस। अब यहाँ पे उल्टा हिसाब है, जैसे यहाँ पे वहाँ पे अगर ये वहाँ पे जहाँ प्लस हो रहा था, क्योंकि कार आपकी तरफ आ रही है, कार क्या हो रही है जी, आपकी तरफ आ रही है। कार अगर आपकी तरफ आ रही है, मूव करती हुई आ रही है, तो इसका मतलब है उस वक्त आपके पास नीचे माइनस होगा। देखो नीचे माइनस होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्योंकि कोई डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कम हो रही हो ना, उतना ज़्यादा होती है। ये आपको पता है कैसे, इतना आंसर बड़ा आता है। जैसे उस दिन कहा था 50 को आप डिवाइड कर लें जी 10 से, तो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं कहूँ 50 को 2 से डिवाइड कर ले, आपके पास क्या आता है, 25, तो आंसर बड़ा आ गया जब 2 से डिवाइड करें। इसलिए यहाँ कोई चीज़ माइनस हो जब नीचे, तो इसका मतलब आंसर बड़ा आएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। यही आप स्टार वगैरह के लिए एप्लीकेशन में आता है, वहाँ पे क्या करते हो कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है रेड शिफ्ट वगैरह के लिए। अगर कोई लाइट सोर्स भी पास आ रहा है, देखो डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड में नहीं होता, लाइट वेव के अंदर भी होता है, ठीक है जी। तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, तो आप जरा एप्लीकेशन पढ़ो, वहाँ पे जस्ट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज की बातें हो रही है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई करना आप। नेक्स्ट देखो यहाँ पे व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, अवे जाए तो उस वक्त प्लस होगी, क्योंकि नीचे कोई चीज़ प्लस होने का मतलब है ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है जी, छोटा आता है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। बात समझ पा रहे हो। इसलिए जब कार पास आती है, हारन मारती है, तो आवाज़ ऊंची होती है, जब हारन मार के छू करके निकल जाती है तो फिर आवाज़ छोटी होती जाती है। तो ये वजह है कि उस वक्त फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी नीचे वाले। बस ये चीज़ याद रखना है, इस स्पेशल केसेस आपको आनी चाहिए। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे आपने अगर इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए, क्या करोगे, बड़ा आसान है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी दे देंगे, ये भी दे देंगे, कोई एक चीज़ फाइंड करने को ले देंगे, तो कर लेना। थोड़ा इधर उधर करना आना चाहिए आपको, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो हो जाएगा। नेक्स्ट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे जाते हैं हम। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर नहीं करते हो तो जस्ट आपने इसको जो पॉइंट्स है, स्पेशली कंडीशंस जो है इंटरफेरेंस के लिए, वो करना। अगर सारे नहीं करते, सिर्फ कंडीशंस लाजमी करनी है, हर सूरत करनी है कि कंडीशंस आपने हर सूरत करनी है कि क्या कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, क्या कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। बड़ा आसान है सर, वो तो कर लिया तो सारा हो जाएगा। ये तो बस सिर्फ कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, बुक में कोई 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आप तैयार कर लो। अगर नहीं होता, बीट्स करते हो तो अच्छा है, सोने पे सुहागा है। नहीं करते हो ना, बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कैलकुलेट करना आसान है, ये एमसीक्यूज़ में अगर आपके लिए दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेताश है बीट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो F1 माइनस F2 होगा, दोनों मार्ड लगा हुआ है, तो अगर माइनस आ रहा है तो डरना नहीं, प्लस करना है। मार्ड का मतलब क्या है, माइनस भी आ जाए तो प्लस करना है, इसलिए होता है। अब बीट फ्रीक्वेंसी ये एमसीक्यूज़ में दे सकते हैं, तो इसका फार्मूला खैर अगर एमसीक्यूज़ में आए तो तब तो फार्मूला नहीं दिया होता, फार्मूले दिए होते नीचे। हाँ, एमसीक्यूज़ में आए तो फार्मूला नीचे देख लेना और इधर से आप क्या करना, क्लिक कर लोगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर करते हो तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ भी दो। आ जाओ, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, इससे आगे मस्ट सारी चीज़ें एकदम डेरिवेशन रगड़ के जाओ। डेरिवेशंस आप अपने करके जानी है, डेरिवेशंस इसकी करके जानी है, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव की। फिर आगे आएगी स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, इसके 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों की डेरिवेशन अच्छे से घूट करके जाओ, क्योंकि ये लॉन्ग में आ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ लॉन्ग में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में तो अगर दे दें, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर एक कोई केस पूछे, बीच में से 1-2 पूछे तो पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आए हुए हैं ये पुराने क्वेश्चंस में, पास्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछी गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आगे चलते हैं जी। अब देखें इससे रिलेटेड स्टेशनरी वेव्स के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में ज़रा आपको अभी बदला देता हूँ, कुछ समझाने के लिए, जो मुझे आगे डेरिवेशन में चाहिए होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। बाकी की चीज़ें आपने करनी, कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसको ज़रूर करना है। अब देखें स्टेशनरी वेव, अब किस कैरेक्टरिस्टिक को मैं कुछ हद तक समझा रहा हूँ, नोड्स एंटी नोड के बारे में आपको बताता हूँ। अगर ये कोई वेव है, स्टेशनरी वेव है, जाती है फिर रिटर्न बैक आती है, ठीक है जी। अब क्या करते हो जी, यहाँ पे ये वेव्स आके नीचे टच हो रही इस लाइन के साथ, सही है। इधर हमेशा क्या बनेगा बच्चों, इधर नोड बनेंगे। क्या बनेंगे, नोड वहाँ पे जहाँ पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो होता है, वेव का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। एंटी नोड इस जगह पे होगा, इस बात को भी मान लो। इधर क्या होगा, नोड होगा, इधर क्या होगा, एंटी नोड होगा। ऊपर जाए तो एंटी नोड और नीचे बिल्कुल लाइन के साथ आए तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी नोड। अब क्या इधर भी एंटी नोड होगा, यस होगा। अब एक चीज़ जहन डेरिवेशन करने के लिए जहन करनी है, आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। ये एक रिवीजन हो रही है, नोड
और नोड के बीच में डिस्टेंस, नोड और नोड के बीच में, नोड टू नोड डिस्टेंस हमेशा जो याद रखना है वो आपने λ/2 होता है। और साथ एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में भी क्या होता है बच्चों, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में भी λ/2 होता है। ये डिस्टेंस एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड इज λ/2, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स इज λ/2। लेकिन नोड एंटी नोड के बीच में, कंसेक्टिव एंटी नोड ये दो हैं, इनके बीच में भी क्या रहेगा λ/2। अगर मैं कहूँ इधर बीच में क्या होगा λ/2। सर अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये एंटी नोड है, आप बोलेंगे सर हाँ, ये मैं बोलूँ क्या है तो आप बोलेंगे सर नोड है। तो क्या सर नोड और एंटी नोड के बीच में क्या होगा, ये पूछ सकते हो आप, ये भी याद रखना है। एंटी नोड और नोड के बीच में हमेशा λ/4 होता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं नोड और एंटी नोड के बीच में हमेशा λ/4 होता है। ये चीज़ चमकी, आसान सी बात है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ये एमसीक्यूज आ गया आपका, दिए हुए ऐसे एमसीक्यूज। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब ये वेव पढ़ेंगे स्पेशली इसके अंदर ये चीज़ें बनेंगी, तो हम उधर नोड एंटी नोड को इस्तेमाल करते हुए हम इनकी डेरिवेशन कर रहे होते हैं। तो ज़रा आपको इसका फाइनल रिजल्ट, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, इसकी जो फाइनल रिजल्ट है वो आपने याद रखना है। इसके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, या फर्स्ट हार्मोनिक क्या होती है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है। ज़रा इसको पहले ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को मैं ड्राइव करके देता हूँ, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये चीज़ याद रहेगी। फ़िलहाल मैं नहीं मिटाता इसलिए क्योंकि आपको ये याद नहीं है तो फिर मसला हो सकता है, मैं लिखता जाऊँ, बोले क्या लिखवा रहे हैं, कहाँ से, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए मैंने कहा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना चाहते हैं, या फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। ये बहुत सारे नाम है जी, जिस तरह इंडिया के 3 नाम है ना, इस तरह इसके भी नाम है बहुत सारे। अब आ जाओ भारत माता, तो पता नहीं कौन सी माता, आ जाए। तो ये सब आपके पास है जी। सबसे पहले स्टेशनरी वेव की बात करते हैं। अब ये आपके पास कोई सी क्या होगी, आप बोलेंगे सर ये हमारे पास कोई स्टेशनरी वेव है। फर्स्ट मोड, पहले प्लग किया, बीच में से खींचा तो ये बन गया। अब इसके अंदर पहले ये बनाएंगे, यानी कि नोड एंटी नोड का पूरा एक पेयर आ गया, पूरा एक आपके पास वेव पैकेट कह सकते हो। अब यहाँ देख लें, मैंने कहा इस जगह पे नोड होगा, आप बोलेंगे सर हाँ होगा, इस जगह पे नोड होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, क्योंकि इस लाइन को टच कर रही, लाइन को जहाँ टच करे तो बोल देना क्या है जी, नोड है। अब मैं बोलूँ इस जगह पे क्या है, तो आप बोलेंगे सर एंटी नोड है, क्या बोलेंगे, एंटी नोड है। मैं बोलूँ इस जगह पे क्या है, आप बोलेंगे सर एंटी नोड है। सही बोले, एंटी नोड नोड, ऐसा है कि नहीं, नोड एंटी नोड और नोड, ये चीज़ है कि नहीं, है बिल्कुल है। अब मैं अगर कहूँ आपसे, जी सर क्या कहेंगे आप, मैं कहूँ अगर आपसे कि बच्चों इधर मुझे बताओ कि इस लेंथ है ये, इसकी किसकी लेंथ है, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखना चाहिए फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं इसको, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये आपने याद रखनी है। हाँ सर याद। देखो बच्चों, अब अगर आपको टाइम कम है ना तो 2x की स्पीड से देखो, स्पीड टेस्ट करो वीडियो की, उससे देख लिया करो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब देखें एंटी नोड और नोड, अब यहाँ से हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो V इक्वल होता है F1 λ1। ऐसा क्यों सर, देखो ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट मोड है तो हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी करना है, λ1 है तो λ1 करना है। अब V आपके पास वेव की स्पीड है वो तो सेम होगी, ठीक है जी। अब आ जाए यहाँ से फ्रीक्वेंसी ही हमें निकालनी है तो V/λ1 करेंगे। हाँ सर ये तो समझ गए, ये तो आपका वेव इक्वेशन है, फंडामेंटल वेव इक्वेशन है, 10th क्लास में भी इसकी डेरिवेशन करते थे, याद है आपको पहले चैप्टर में। यस सर। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूँ, हाँ सर λ1 क्या होगा, ये हम निकालेंगे वेव लेंथ है, लेंथ से निकालेंगे। मैंने कहा अगर किसी को आती है स्किप मार के आगे जाओ, ये पूरी लेंथ है। यस सर, अगर ये लेंथ है, ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है जी, स्ट्रिंग की लेंथ है। तो स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग वो पीने वाली स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग है, रस्सी कह लें, धागा कह लें, जो कह लेते हो तो कह लो, रबड़ कह लो। अब ये आपके पास क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है। मैंने कहा इसकी लेंथ बताओ, आप बोलेंगे सर कैसे लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, वेव लेंथ के टर्म में लिखो, इसकी लेंथ कितनी होगी। आप कहेंगे सर इसकी वेव लेंथ होगी, हमें कैसे पता, सर हम ऐसा पता करते हैं कि मुझे ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्योंकि एक इधर नोड आ रहा है, एक इधर एंटी नोड आ रहा है,
एंटी नोड नहीं, एक इधर नोड आ रहा है, एक इधर नोड आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में कितनी होनी चाहिए, तो हमने तो पढ़ा था ऊपर नोड नोड के बीच में λ/2 है, तो क्या मैं इधर और इधर के बीच का लेंथ जो है ना, नोड और नोड के बीच में लेंथ कितना होता है, यानी कि डिस्टेंस कितना होता है, वेवलेंथ डिस्टेंस की यूनिट है, कोई और नई चीज़ नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट है, वेवलेंथ की यूनिट भी मीटर होती है, आप लोगों को पता होगा। तो इधर भी नोड है, तो बीचों बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बीचों बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलेंगे सर λ1/4 के बराबर होगा। समझ गए, लेंथ इसके बराबर लिए, क्योंकि लेंथ इतनी कुछ तो थी, हाँ सर इतनी कुछ तो थी, लेकिन इतनी कुछ लेंथ है तो आप बोलेंगे इतना कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो इस हिसाब से हमने नाप तोल कर लिए जी। λ/4 नहीं करना, λ1/2 करना। अब इधर से इधर आ जाए, 2l बनेगा तो λ1 बनेगा। यस सर, λ1 आ चुका है, तो मैं इधर पुट कर रहा हूँ f1 की जगह, v क्या है बच्चों, λ1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2l लिख दूंगा, λ1 की जगह क्या लिखूंगा, 2l लिखूंगा। रुकें ज़रा, रुकें, लेकिन ये v जो है ना, स्ट्रिंग के लिए v स्पेसिफिक होता है, वो v याद रखना है आपने, v इक्वल टू √t × l/m, ये फिक्स होता है, ये बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन से आता है ये फार्मूला, ये बीएस में जाके करोगे, जब आप बैचलर ऑफ साइंस यानी फिजिक्स के अंदर बीएस करेंगे ना, वहाँ ये आपको बताया जाता है कि ये स्ट्रिंग के अंदर ये लेंथ कैसे फाइंड होती है, स्पीड की क्या होती है, वो डिपेंड करती है भाई टेंशन क्या है स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ठीक है जी, उसकी डेंसिटी क्या है, ये समझो ms कितना है, मेस पर यूनिट लेंथ है, ये आपके पास डेंसिटी बनती है। तो इसमें ना जाओ, बस ये फार्मूला याद रह गया, यस सर रह गया। अब अगर इसको इसमें पुट कर दें तो फिर क्या होना है, फिर क्या होना है, फिर क्या होना है इसमें, देखो फिर तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो मैं कहूँ, हाँ सर कहें, तो मैंने कहा f1 इक्वल टू 1/2l खिसका के पीछे किया, v को मैं साइड पे कर रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि वापस इधर आएगा तो v ही बनेगा, तो f1 इक्वल टू बनेगा 1/2l, और v की जगह क्या करेंगे बच्चों, v की जगह हम करने जा रहे हैं, v की जगह क्या करेंगे, यही साइड कुछ लिखना है, TL/m कर दें, इसको ऐसा भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, f1 इक्वल टू 1/2l T/m, स्मॉल m बेसिकली इक्वल होता था मेस डिवाइड बाय लेंथ के, बस इस तरह आप समझो, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन करो, फर्स्ट हार्मोनिक कहो, इसको कुछ कहना है, ये कह लो, फर्स्ट हार्मोनिक आपको याद होना चाहिए। अब सेकंड हार्मोनिक कैसे आएगी मैं ज़रा बताता हूँ आपको, बड़ा ही सिंपल है। सेकंड हार्मोनिक के अंदर आपने एक नोड और नोड का पेयर और लाना है, एक नोड एक और ले आना है सेकंड के अंदर, यानी कि सेकंड के अंदर एक नोड और नोड बाद में और ले आना है, तो इससे आपका वो भी हल हो जाएगा। देखना, जिस किसी को नहीं पता, जिस किसी को नहीं पता, अब मैं ये मिटा के कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ आ गई कि नहीं आई। फर्स्ट मोड की जो वैल्यू है उसको याद होना चाहिए आपको, फर्स्ट मोड की जो वैल्यू है उसको याद होना चाहिए, क्योंकि ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मैंने डिटेल में नहीं करवाया, इसको पढ़ाया भी नहीं है बल्कि, इसलिए। अब देखें, मैंने कहा अब सेकंड मूड की बात हो रही है, सेकंड मूड की बात हो रही है, तो मूड हमारा ठीक नहीं है सर, पेपर है इसलिए मूड तो ठीक ही नहीं। हाँ कैसे ठीक होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जंग चल रही है, हाँ जंग तो चल रही है भाई, ठीक है, तो आपने हमेशा अपने मुल्क के लिए खड़े रहना, मुल्क की खिदमत। देखो कल को हम इधर होंगे, उस दौर में जब कायद आज़म थे, उसके बाद जितने लीडर्स थे, आज नहीं है, आज कोई और है, ठीक है, ये बाद की जनरेशन 1960-70 में जो पैदा हुए वो आज मुल्क को चला रहे, तो जो अभी आज के लिए है ना, वो जाके आप लोगों ने 2030-40 के बाद आप लोगों ने संभालना है, तो इसके लिए तो फिर अच्छे लोग चाहिए, तो डीमोटिवेट ना हुआ करो, एक तो बीच में बोलते हो पेपर तैयार नहीं, पता नहीं क्या करो, तो जस्ट आप ये चीज़ें साथ देख भी लेते हो ना, सीरियस होकर देख लेते हो, यकीन करें आपकी आधी प्रिपरेशन इधर ही हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, आधी प्रिपरेशन इधर ही हो जाएगी, बस थोड़ा एफर्ट आपको खुद करना होगा बाद में। देखो यहाँ और यहाँ के बीच में बात करते हैं, इधर और इधर के बीच में, इधर और इधर के बीच की बात करते हैं। अब यहाँ इधर नोड है सर, इधर भी नोड है, इधर भी नोड है, बहुत आसान है, इसकी लेंथ निकालो। सबसे पहले लंजर लेंथ का है, बाकी आसान है, v इक्वल टू एफ लेमडा है, लंजर लेंथ का है, तो इसके बीच में λ/2, फिर इसके बीच में λ/2 है। हाँ, तो मैं अगर इसको λ2 कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात हो रही है, तो मैं इसकी लेंथ निकालने लगूंगा तो λ2/2 प्लस λ2/2 करने लगूंगा। लेंथ निकालो, 2 नीचे सेम है तो क्या करोगे, 2 ही लिखोगे, ऊपर λ2 प्लस λ2 करने लगोगे तो 2λ2/2, फिलहाल नहीं काट रहे हैं इसको, ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब 2 तक बताऊंगा, उसके बाद आगे फाइनली करते हैं। अब यहाँ से देखो v इक्वल टू क्या था, f लैम्डा था,
अगर मैं कहूँ ये क्या है, आप बोलेंगे सर वो है सेकंड मोड है, तो F2 लैम्डा 2 कर दोगे। अगर मैं पूछूं F2 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर V बाई लैम्डा 2 होगा। मैं पूछूं F2 क्या लिखूं, आप बोलेंगे सर V बाई 2 लैम्डा 2/2 कर दें। सर इसको काटे क्या, ना काटो। अब इसको देखो ऊपर लेके जा सकते हैं, जो तीसरे डिवाइड में हो, पहला डिवाइड दूसरा, फिर इसके तीसरे में हो तो उसको एकदम शिफ्ट मार के ऊपर लेके जा सकते हो। F2 इक्वल टू 2V बाई 2 लैम्डा 2 ना, नहीं काटना। काटने के लिए हमेशा शेयर बनते हो यार, क्योंकि हम पहले के कंपैरिजन में देखना चाहते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में कितना हमारा उसमें चेंज आया। अब सर लेंथ के लिए बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए लैम्डा 2 हो जाएगा, 2L/L आएगा, 2L/2 होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई होगी L के साथ। किसी को नहीं समझ आ रही होगी, किसी को नहीं समझ आ रही होगी। देखो L इक्वल हुआ था 2 लैम्डा 2, क्या हुआ था 2 लैम्डा 2/2 है, तो यहाँ से इधर आएगा तो 2L/2 इक्वल टू लैम्डा 2, इस तरह हो गया। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, 2L/2, यहाँ 2L आना चाहिए, यहाँ पे भी L होना चाहिए, ठीक है। लैम्डा तो हटाया है, उसकी जगह तो पुट किया था। अब ये थर्ड से खिसका के ऊपर लेके गए। अब ये 2 में पीछे करूँगा, बिल्कुल कर सकते हैं, और 2L भी पीछे करूँगा। अब V की जगह वैल्यू डाल दूंगा, क्या है वैल्यू, कहाँ है वैल्यू, 1/2L करेंगे। ये नहीं डालना सर, क्या हो रहे, ये डालेंगे T मल्टीप्लाई बाई L/M करेंगे, या इसको कह लें। अब इधर 2 को खिसका के शुरू में ले आए, 2 इंटू सारा कुछ लैम्डा 1 है, F1 है, ये इसको T डिवाइड बाई M छोटा लिख सकते हैं। ये F1 है तो 2 टाइम F1 हो जाएगा, 2 टाइम F1। F2 क्या आया बोलो, 2 टाइम F1 आ गया, ये याद रखना है। F2 क्या आ गया, 2 टाइम F1 आ गया, ये आपको पता चला। इसी तरह F3 क्या आएगा, 3 टाइम F1। F4 क्या आएगा, 4 टाइम F1। अब देखो F3 निकालने लगोगे, एक बीच में एक नोड एंटी नोड और डाल देना, नोड और नोड एक और डाल देना। ये पहले एक था, यहाँ तक था, दूसरे में ये, तीसरे में इतना एक और फिट कर दो, फिर उसके बाद में लैम्डा 2 वेवलेंथ का लेंथ निकालना सबसे मसला करता है, बाकी चीज़ें आसान है, आप समझ गए होंगे। लेंथ निकालने के लिए आपकी मैथ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और एलसीएम आना चाहिए, तो अगर आ गया तो कर लोगे, समझ के साथ। तो इसको आप कहते हैं जी फंडामेंटल स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, और इसका फार्मूला ये बनता है फाइनल। इसमें n की जगह 1 डालते जाओ, 1 डालेंगे तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, 2 डालेंगे तो सेकंड मोड होगा, 3 डालेंगे थर्ड मोड होगा। इस तरह n नंबर ऑफ मोड्स जितने भी होते हैं वो मोड्स आपके सेट हो जाएंगे। स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, अब ये देखें एयर कॉलम के अंदर स्टेशनरी वेव को कैसे करेंगे। अब यहाँ आज मैं थोड़ा क्वेश्चंस इसलिए डेरिवेशन पे फोकस कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह देख लें, अब उसको कराने में टाइम लगता है, फिर पहले तो देखना होता है कि भाई बोर्ड के क्वेश्चंस कौन से हैं, पुराने कौन से हैं, ठीक है। अपना टाइम नहीं तो आखिरी टाइम है, ऐसे भी काम चला लो। मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन पाइप, ओपन पाइप के अंदर मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे करते हैं। देखो फर्स्ट मोड सेकंड मोड, इसमें भी यही काम है, सारा वही काम चलेगा, लेकिन बस डेरिवेशन पे फोकस करना है आपने। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये सब मिटा सकते हैं सर, ये सब मिटा सकते हैं। अब बड़ी हालत ख़राब हुई है सर हमारी, यकीन करें, जंग शुरू हो जाए और पेपर कैंसिल हो जाए, ऐसे सोच आ रही है। बस यार ऐसे ख्याल मत करना, बस पेपर देते जाओ, कुछ भी नहीं। ये एक सिंगल पीस ऑफ पेपर नेवर डिसाइड योर फ्यूचर। हाँ, आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता ये पेपर, ठीक है। डिग्री या आपके पेपर को हमेशा ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ के अंदर बच्चों ये होता है कि जो क्लास का टॉपर है वो रियल लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाता एज़ कम्पेयर टू जो एक बीच में ऐसा लड़का हो जो सही तरह मार्क्स उसके ना आते हों। तो हो सकता है बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, बहुत सारे केसेस में होता भी ऐसा है रियलिटी में। जो क्लास का टॉपर है वो ज़िंदगी में टॉप नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ नंबरों के हिसाब से कर रहा है। लेकिन एक जो दरमियाने लड़का होता है वही टॉप कर जाता है रियल लाइफ के अंदर भी, सक्सेसफुल ज़्यादा वही हो पाता है। टॉपर को देख के फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, तो इसलिए टेंशन मत लो, बस पढ़ाई करते रहो। इसलिए करो ताकि इससे थोड़ी सूझबूझ आ जाए, बस इसलिए करो, ठीक है जी। अगर अच्छी तालीम हासिल करके किसी अच्छे इदारे में जाते हो पाकिस्तान का, उसके भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है आप लोगों ने। तो चलो अब आते हैं जी जनाब मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन पाइप के अंदर। ओपन पाइप के अंदर, ओपन पाइप में दोनों पाइप दोनों जगहों से ओपन रहेगा। क्लोज पाइप में एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन होगा। ओपन में पहला वाला देखते हैं, ओपन में फर्स्ट मोड देखते हैं जी। फर्स्ट मोड होगा तो उसमें जैसे देखें ये आपके बुक में मेंशन है, बल्कि होता भी है, जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, याद ये रखें।
जहाँ पे पाइप का एंड ओपन होगा वहाँ पे हमेशा 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 एंटी नोड होगा, एंटी नोड होगा, एम्प्टी नोड होगा, क्योंकि वाइब्रेशन मैक्सिमम होगी वहाँ पे। जहाँ पे एंड होगा, ओपन क्लोज होगा, जैसे इस तरह, तो वहाँ पे हमेशा हमेशा इस तरह से नोड बनता है, एंटी नोड नहीं बनेगा। एंटी नोड, अब ये दोनों साइड से क्या है, ओपन है, तो दोनों साइड से ओपन है, तो दोनों साइड में हमेशा इसने क्या बनना है बच्चों, एंटी नोड बनेगा, बीच में नोड बनेगा। समझ गए, इधर वाइब्रेशन मैक्सिमम होती है इसलिए एंटी नोड बनता है। देखो वाइब्रेशन ही एम्पलीट्यूड, हम कहते हैं ना वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा इधर साइडों में, जहाँ पे जो एयर है वो तेज तेज वाइब्रेट करेगी, बीच में थोड़ा कम हो जाएगी वाइब्रेशन। जहाँ जिस एंड से ओपन है पाइप उस एंड से ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी, इसलिए वहाँ पे नोड बना दिया जाता है। समझ चुके हो? हाँ सर। अब देखें यहाँ पे मसला आता है, लेंथ का मसला है, बाकी सब आसान होता है, बाकी सब आसान है। अब यहाँ पे लेंथ का मसला है, तो मैंने कहा ये नोड है सर, हाँ। ये एंटी नोड है सर, यस। ये क्या है, एंटी नोड है। चुप करके देखो, नोड एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, λ/2, यही डाल दो बस। कितना लगाओगे, λ1/2 करोगे, क्योंकि फर्स्ट है। तो अगर मैं पूछूं इधर से λ1 किसके बराबर होगा, क्योंकि चाहिए होता है भैया, हाँ जी, λ1 किसके बराबर होगा, 2l के बराबर। तो v इक्वल होता है f1 λ1 की बात करेंगे। मैं पूछूं f1 क्या होगा, आप बोलेंगे सर v/λ1 होगा। तो यहाँ से f1 क्या होगा, v क्या है, v बोलो बोलो, v और λ1 क्या लिखेंगे, 2l, बस फर्स्ट मोड आओ। अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कौन सा फार्मूला सर, वो जो हम v = TL/m करते हैं वो डालने की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट मोड आ गया। सेकंड मोड में क्या है, एक नोड एंटी नोड और ले आओ बीच में, एक पेयर और ले आए। कैसे एक पेयर और ले आए, मान ले एक पेयर और लाने का मतलब ये है कि आपने नोड का एक पेयर और लाना है, नोड का एक पेयर और लाना है, और इधर हमेशा साइडों में हमेशा एंटी नोड रखना है। मैं बता रहा हूँ सेकंड मोड में ऐसा हो रहा है, समझ गए, सेकंड मोड में ऐसा हो रहा है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ याद ये रखनी है आपने कि अगर कोई पूछे फर्स्ट मोड में कितने नोड बनते हैं, ये भी एमसीक्यूज में पूछते हैं। आप बोलेंगे एक नोड बनता है, कितने एंटी नोड बनते हैं, 2 एंटी नोड, ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज में आते हैं। फर्स्ट मोड में कितने होंगे, पूछते हैं ओपन पाइप में, ओपन पाइप में फर्स्ट मोड में कितने नोड बनेंगे, एक नोड बनेगा। एंटी नोड कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये भी पूछते हैं। देखो सर ये क्या क्या जुल्म कर रहे हैं हमसे, क्या क्या पूछवा रहे हैं, जुल्म तो होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है, एंटी नोड यहाँ पे बन गए। मैं पूछूं बीच में क्या है, नोड है सर, इधर ऊपर क्या होगा, एंटी नोड है सर, इधर क्या है, नोड है सर। मैं तरीका बताऊंगा कितने कितने हैं मूड के हिसाब से। अब यहाँ देख पा रहे हो आप, नोड 2 हैं, सेकंड मूड है ये कौन सा मूड है, सेकंड मूड है मूड सेकंड, लेकिन नोड कितने हैं, 2 हैं। इधर फर्स्ट मूड है, अयो पेन पकड़ना नहीं आता सर आपको, गिर गया आपके हाथ से, हाँ होता है, ठीक है। आप लोगों के साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, आखिरी टाइम में करना चाहिए सर, जितने बच्चों को नहीं, टीचर्स को भी मेहनत करनी चाहिए ना, जितना बच्चों का राइट है भाई। बच्चों को कहते हैं पेपर्स आगे आप पढ़ो, टीचर्स को क्यों कहा नहीं जाता कि भाई तुम भी मेहनत करो, तुम भी पढ़ाओ, ज़रा आखिरी दिन तक पढ़ाओ, बच्चों का साथ दो। ऐसा नहीं होता, बस पेपर्स आ गया, बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों नहीं पढ़ना है सब कुछ, ऐसा थोड़ी ना है। बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी मेहनत करनी चाहिए, टीचर्स भी आखिरी दिन तक, आखिरी रात तक लगे रहें बच्चों के साथ, तब कुछ ना कुछ बनेगा इस कौम का। सही है, क्या कहते हो? आ जाए, फर्स्ट मूड की बात हो रही है सर, आज बहुत नसीहत हो रही है। हाँ, आप लोग सुबह पेपर है ना इसलिए। सेकंड मूड है, ये फर्स्ट मूड, ये सेकंड मूड, ये फर्स्ट मूड, ये सेकंड मूड। फर्स्ट मूड के अंदर देख पा रहे हो एक नोड है, सेकंड मूड के अंदर 2 नोड है, तो थर्ड मूड के अंदर 3 नोड होंगे, फोर्थ मूड के अंदर 4 नोड होंगे। जितना मूड इतना नोड, जितना मूड इतना नोड, जितना मूड इतना नोड, जितना मूड इतना नोड, ऐसा है। यस, ये याद रखना इसके लिए। और पीछे वाले के लिए भी ट्रेंड देख लो, कितने कितने होते हैं जी। उधर एक कम होता है, जितना नोड होता है, जितना एंटी नोड इतना, जितना एंटी नोड पीछे उसके लिए, स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए भी देख लो, वहाँ पे भी ट्रेंड पकड़ लो, इस तरह ट्रेंड पकड़ लो, डायग्राम से ट्रेंड पकड़ लो, ट्रेंड पकड़ने के बाद हर एक डायग्राम देख लो, उसमें कितने कितने नोड बनते, और उसके बाद एक इसका ट्रिक बना दो। जैसे यहाँ पे हमने ये बना दिया कि भाई जितने मूड उतने नोड, जितने मूड इतने नोड। यहाँ पे कितने, एक एक्स्ट्रा एंटी नोड होगा। अगर सेकंड मूड है तो 3 एंटी नोड होंगे, एक ज़्यादा। फर्स्ट मूड है तो 2 एंटी नोड होंगे। थर्ड मूड है तो थर्ड के ज़्यादा, थर्ड से क्या होता है, 4 एंटी नोड होंगे, 3 नोड होंगे। बस इतनी सी बात है। आ जाओ, अब इसके लेंथ का मसला है, एलसीएम आना चाहिए, उसके लिए एलसीएम आना चाहिए। देखो आसान सी बात है, इन दो के बीच में कितना होगा, एंटी नोड है, एंटी के बीच में λ/2।
आ जाए। अब फिर से एंटी एंटी है यहाँ पे भी, इस एंटी नेट से आखिरी एंटी नोड पे गए, यहाँ तक तो आ गए थे, फिर इस एंटी नोड से आखिरी एंटी नोड, यहाँ पे भी λ/2। तो कुल मिला के जल मिला के कितना हो रहा है, λ2/2 प्लस λ2/2 बच्चों। और तरीके भी है, सबके बीच में भी गिनो, इस तरह भी कर सकते हो लेंथ। तो यहाँ से क्या आएगा, वही किस्सा वही कहानी, λ2/2 मैं अगर पूछूं λ2/2 है तो आप बोलेंगे सर सही कह रहे हैं, λ2 = 2l/2। हाँ बच्चों, मैं यहाँ से निकाल दिया λ2। आप लोगों के लिए माजरत, क्योंकि वीडियो कल आनी थी, आज क्यों हुआ ऐसा, इसलिए क्योंकि हमने एक दफ़ा शूट किया लेकिन माइक के सेल ही ख़त्म, सेल के अंदर मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही थी, फिर दोबारा से, इसलिए आखिरी दिन तक गए, वरना हमारा कल आखिरी वो था, ठीक है, उसके बाद आगे नहीं जाना था। λ2 = 2l/2, λ2 = 2l/2 हो गया। अब v = क्या होता है, f2 λ2, f2 निकालो जी जनाब, f2 इक्वल होगा जी v/λ2, v/λ2। तो f2 = v क्या है, आप बोलेंगे सर v है, 2l/2, काटना नहीं, ऊपर ले जाएंगे क्योंकि थर्ड में है तो हम ऊपर लेके जाते हैं, 2v/ बोलो 2l, 2v/2l आ जाए। f2 = 2 को साइड पे किया, v/2l रहेगा, तो f2 = 2 टाइम f1। हो क्या रहा है, इस तरह f3 होगा 3 टाइम f1, f4 होगा f4 टाइम f1। तो बस ये जनरल फार्मूला है, इसको पकड़ लो। अब देखो नेक्स्ट, अगर थर्ड मोड की बात करोगे ना, इस तरह एक बीच में और ले आओगे, नोड और ले आओगे, काम चल जाएगा। आ जाए fn, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, फर्स्ट मोड के लिए आएगी, 2 पुट कर दो थर्ड मोड के लिए, 4 पुट कर दो सेकंड, उसके आगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको आ भी रहा होगा, आ भी जा मेरे मारे माँ, ऐसा एक गाना था ना। आ जाए, मिटा दो अपनी हस्ती को मिटा दें, हस्ती को नहीं मिटाना। मूड हो गया जी, अब आ जाओ मूड फ्रेश करो जरा, मूड ऑफ वाइब्रेशन इन आर्गन पाइप के अंदर मूड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं। ओपन आर्गन, क्लोज आर्गन पाइप, वो भी आर्गन पाइप है। आर्गन पाइप ये मत समझना कि ये कोई आर्गन होता है, बस आर्गन पाइप बोला। अब यहाँ पे आर्गन पाइप, आपके पास जो बांसुरी, फ्लूट, ये सारे होते हैं। ओपन आर्गन पाइप है, ओपन क्लोज आर्गन पाइप है। क्लोज आर्गन पाइप में क्या होगा, एक साइड से क्लोज, बाकी साइड से ओपन। अब क्लोज का मतलब ये नहीं दोनों साइड से बंद हो, अंदर हवा ही नहीं चले जाए, हवा नहीं जाएगी तो आवाज़ कैसे बनेगी। आ जाए, यहाँ से यहाँ क्लोज है, क्लोज वाली साइड मैंने कहा था हमेशा क्या बनता है, आप बोलेंगे हमेशा सर हमेशा नोड बनता है। फर्स्ट मोड की बात करेंगे, नोड बनेगा, इधर एंटी नोड बनेगा, इस बात को समझ जाओ अच्छे से। नोड एंटी नोड के बीच में लेंथ निकालनी है तो आप बोलेंगे सर λ1/4 होना चाहिए, और λ1 इक्वल आ जाएगा 4l के। बस ये निकालना मुश्किल है, आगे खटाक से कर लोगे। v = f1 λ1, तो यहाँ से f1 किसके इक्वल आएगा, v/λ1। तो मैं कहूँ, हाँ सर आप कहेंगे v/λ1 की जगह 4l लिखने बैठ गए सर। f1 = v/4l, तो क्या कर लोगे v/4l के डायरेक्ट लिख दिया, हाँ जस्ट डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आ गया फर्स्ट मोड, λ1 की जगह 4l लिख दिया। अब सेकंड मोड के अंदर एक और लाओ, नोड और लाओ। कैसे लाएंगे देखना, एक हो गया ये पूरा नोड, फिर यहाँ से ऐसे, समझ चुके हो कि नहीं। एक पूरा इस तरफ लाना है, उधर तो दरमियान में लाना होता है, इस तरफ पूरा वो लाना है। ये नोड है, ये भी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है। अब डिस्टेंस निकालना है, ये नोड के बीच में λ2/2 होगा। क्यों 2/2 क्यों कर रहे हैं, सेकंड है। और इधर के बीच में नोड एंटी नोड के बीच में, यहाँ तो एंटी नोड है, λ2/4 होना है। एलसीएम का मसला रह सकता है आप लोगों को, मुझे पता है एलसीएम में गलती कर दोगे, मैथ तुम लोगों को आती कम होगी। यहाँ से आप 4 एलसीएम लेना होगा, नहीं आता, आसान सा तरीके बताता हूँ। इसके नीचे भी 4 बना दो, बचपन में करते थे, मैडम समझाती थी। 2λ2, तुम सब ने बचपन में किससे पढ़ा है, सच बताओ, मैडमों से पढ़ा है ना। यस, मैडमें अच्छी होती है। 2λ2 नीचे क्या आएगा, 2λ2। अब नीचे 4 बनाने के लिए हमें 2 को ऊपर भी रखना होगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगर नहीं आता तो इस तरह को, आता है तो डायरेक्ट बड़े आसानी से कर सकते हो। 2λ2/4 प्लस लैम्डा, बाजी से पढ़ा है, बाजी से, मैडम में नहीं बोलते, छोटी उम्र में। हाँ, स्कूल में मैडमों से पढ़ा होगा, ट्यूशन में बाजियों से पढ़ा होगा, ऐसा होता है। हाँ, तो क्या होगा, 4 बाजी, 2λ2 प्लस λ2, तो
तो लेमडा टू क्या होगा, 3 लेमडा टू डिवाइड बाई 4। देखो अब यहाँ से लेमडा टू निकालो, 4l/3 होगा बच्चों। तो ये लेमडा टू आ गया 4l/2, बस इसको उधर 4l/3 आएगा। इसको पुट करने की देर है, आपका नेक्स्ट फार्मूला निकलने को तैयार है। समझा के रहेंगे, टेंशन मत लो, समझा के, ये तो याद हो गया होगा। हेलो बच्चा, अच्छा देखो आ गया v इक्वल टू एफ लेमडा। क्या होता है, v इक्वल टू f2 लेमडा 2 कर दोगे। यहाँ से f2 निकालने लगोगे तो v बाई लेमडा 2 कर दोगे। f2 कैसे निकलेगा, मैं कहूँ अगर v लेमडा 2 की जगह कैसे कर दोगे, बताओ। 4l/3 है ना, चोरी चोरी 4l/3 है, यस 4l/3 है। तो 4l/3 कर दोगे, 3 को खिसका के ऊपर ले जाओगे क्योंकि थर्ड में है, तो 3v/4l। देखो ये आपने साइड पे करना है, f3 इक्वल टू 3f1। बच्चों इसमें क्या होगा, आठ मल्टीपल्स आएंगे। पहले में क्या होता था 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसमें कुछ उल्टा हिसाब है। अगर 4 ये सेकंड मूड है, मैंने 3 लिख दिया, हाँ गलती होगी, माफ़ कर दो। f3 अगर निकालने लगोगे ना, यहाँ पे 5f1 आएगा, क्योंकि 3 आएगा। और डायग्राम क्या है इसके अंदर, इससे आगे, इसको आगे थोड़ा खिसकाओ, इसके बीच में एक नोड और ले आओ, तो काम बन जाएगा आपका। फिर आखिरी रिजल्ट ये है आपका fn इक्वल टू 2n-1 इंटू v/4l। ये आपके पास था क्लोज आर्गन पाइप। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। अब उसमें हर एक में जाएंगे, टाइम लगेगा। अब इसमें आगे आता है पोलराइजेशन। इसमें 2 ही है, ये कर लो अच्छे। पोलराइज फिल्टर को करना है, थ्योरेटिकल है, इतना वो नहीं है। उसका एक फार्मूला होता है कास के साथ, वो आपने ज़रूर वो देखना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछते हैं। बड़ा आसान सा फार्मूला है, उससे आसान न्यूमेरिकल आते हैं। रिफ्लेक्शन वगैरह थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो नेक्स्ट इसको समझाने के लिए पहले थ्योरी थी, अभी मिटा दी, अभी नहीं दिए, ये दिए, तो अब सेकंड ईयर में शायद आ जाए नेक्स्ट चैप्टर। चलिए बच्चों, अब यूनिट 10 है। ये आसान चैप्टर है बहुत ही, सर तो हमें मुश्किल लगता है। देखें ऑलरेडी आसान चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। आप अगर डिटेल में जाते हो उधर चले जाओ, नहीं तो यहीं देख लो, बड़ा आसान है। तो आपको कहते हैं ना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, रिपल्सिव अट्रैक्टिव, या ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सेम चार्ज हो गए तो फिर रिपल भी हो गए। तो इसलिए बोलोगे द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो कहते आए हो। यहाँ पे अगर Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो R के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही मतलब है कि अब देखें इनको कंबाइन करके ये फार्मूला बनता है। ये भी तो आसान है कि F इक्वल्स टू क्या बन गया, KQ1 Q2/R² है। अब यहाँ से बच्चों आपने ये याद रखना, ये MCQs के लिए बहुत है। यहाँ से MCQs किस तरह पूछे जा सकते हैं। देखें अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, मैं कहता हूँ डिस्टेंस को डबल कर लें, तो फोर्स क्या हो जाएगी, कितना टाइम इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये पूछते हैं। डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं। हाँ सर कर तो रहे हैं। देखें 2R हो जाएगा, डिस्टेंस को डबल करने का मतलब R के बजाय 2R हो जाए। तो आप कहेंगे सर KQ1 Q2 डिवाइड बाई 2R, यानी कि 2 का स्क्वायर होकर बाहर 4 निकलेगा R। ये सारा एक दोबारा से बंद कर दो। F इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/4 होगा, यहाँ पे KQ1 Q2/R² होगा। तो ये आपके पास 1/4 आया नीचे, मतलब 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। ये बात याद रखो। अगर कहता है कि डिस्टेंस को R को 2R ज़्यादा किया और दोनों चार्ज को डबल किया, Q1 को 2Q1 किया, Q2 को भी 2Q2 के दिया, अब क्या होगी फोर्स। ये तो आती है आपको, इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। देखें F इज इक्वल्स टू के, Q1 की जगह भी 2Q1, Q2 की जगह भी 2Q2, R की जगह 2R का स्क्वायर कर दोगे। अब की बार 2 मल्टीप्लाई के ऊपर 4 आना है, और 4 के Q1 Q2 बाई नीचे भी 4R² आएगा, कटा कटा तो सेम आएगी, फोर्स विल बी सेम। देखो इस तरह की वो पूछ सकता है, कब सेम होगी, कब कितनी ज़्यादा होगी, कब कितनी MCQs में पूछते हैं। तो आपने यहाँ से क्लिक कर देना। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। अब यहाँ से जो K है उसके बारे में जानते हैं। K जो है ना 1 बाई कूलम्बिक कांस्टेंट है,
इसको हम कहते हैं जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी भी वैल्यू होती है, जो के की वैल्यू होती है 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट बनती है। कैसे बनी यूनिट, याद रखने के लिए क्या करोगे, यहाँ से एक के को अलग करो इस फार्मूले से, या इससे अलग करो। के को अलग करने से क्या होगा, एफ आर इधर आएगा और इधर के Q1 Q2 बचेगा। अब के Q1 Q2 को नीचे भेज दो, इनके नीचे भेज देंगे, Q1 Q2 इधर आ गए और यहाँ पे के बचा, तो फोर्स की जगह क्या लिखा, न्यूटन, और मीटर का स्क्वायर होगा क्योंकि रेडियस मीटर में होता है, डिस्टेंस है इसलिए कूलम तो कूलम का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास के की यूनिट आती है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ ज़रा आप, डायमेंशन भी याद रखनी है आपने, केयर मैंने नहीं दिए। अब यो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी यूनिट भी होती है, इसकी वैल्यू भी होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 और इसकी यूनिट उल्टी है, इससे उल्टी है, मीटर का स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर। जो उसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, के की यूनिट है, उससे उल्टी होती है इसकी यूनिट। उल्टा दो वही यूनिट, एक की याद रखो, दूसरे को उसको उल्टा दो तो वही यूनिट बन जाएगी। समझ आ गई ये चीज़? यस सर। अब आ जाओ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। अब इससे न्यूमेरिकल आए तो चुटकियों में कर लोगे, मुझे पता है। एक कैलकुलेटर साथ ले जाना, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये तो अगर उस तरह कैलकुलेशन करते हो तब भी कर लो, तो बड़े आसान न्यूमेरिकल होते हैं, इससे ऐसे कुछ नहीं है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता हो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में देते हैं अक्सर, तो अगर सेंटीमीटर में दे दे तो या तो 100 से डिवाइड करो, या सेंटी की वैल्यू सी की जगह आप 10⁻² लगा लो, ऐसा करके कर सकते हो। समझ चुके हो? हाँ सर। अब ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ है ना, इसको हर सूरत करना है आपने। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ ये बड़ी आसान है। कैसे आसान है देख लें। ये दो सिमिलर चार्जेस हैं। सिमिलर चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। जब सिमिलर चार्ज होंगे ना, रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर कहता है ना, ऐसे एक्सक्यूज भी आते हैं कि अगर सेम चार्जेस हैं तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, क्या फोर्स होगी, तो आपसे पूछ सकते हैं, आप बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स होगी। डिफरेंट चार्जेस होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अच्छा, सिमिलर चार्जेस हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगी। इस बात को आप मान चुके हो? यस सर, मान चुके हैं। अब देखें, मैंने कहा सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये चार्ज इसको दूर धक्का देगा, ये चार्ज इस चार्ज को दूर धक्का देगा, बदले में ये Q1 इसको दूर धक्का देगा। पढ़ना ऐसा है, अगर मैं कहूँ F21, इसको कैसे पढ़ेंगे, इधर अंदर वाली साइड से पढ़ो। F2 है ना, 2 से पढ़ना शुरू करो, 1 से नहीं। फोर्स जो 2 पे लग रही है 1 की वजह से, फोर्स जो 2 पे लग रही है 1 की वजह से, फोर्स जो 2 पे लग रही है 1 की वजह से, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, क्या बोलोगे बच्चों, 1। अगर मैं कहता हूँ F21, इसको कैसे पढ़ोगे, फोर्स ऑन F21 नहीं, F12 करते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कर लोगे बच्चों। यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, अगला आ जाएगा। ईजी है ये चैप्टर, क्लिक में हो रहा है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। उधर से पढ़ो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखिए, ये जो कूलम्बिक फोर्सेस होती हैं, ये हमेशा कूलम लॉ को क्या करते हैं, ओबे, न्यूटन लॉ को ओबे करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस विल बी ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कूलम लॉ जो है, ये जो F = K Q1 Q2 है, ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा ही है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको G(m1 m2) / r² करते थे। इससे मिलता जुलता है कि नहीं है? तो इसलिए इधर से मुझे याद आया, इन दोनों के बीच में फ़र्क भी बताना है, अभी बताता हूँ। देखो, लगभग दोनों ने एक दूसरे का चोरी किए। न्यूटन पहले आया था, कूलम बाद में, तो कूलम ने चोरी की, सही। तो आ जाए, अब क्या बात है जी, है तो दोनों फिजिस्ट है ना, मसला नहीं है, एक ही बात है। हो सकता देखिए, फिजिक्स सिमेट्री पे चलती है असल में, मसला ये। अब देखिए, अब मैंने कहा कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन, जैसे दिख भी रहा है डायग्राम में। ये चार्ज इधर इसको फेंक देगा, ये चार्ज इधर फेंक देगा, मतलब धक्का उधर देगा। देख पा रहे हो कि अपोजिट लग रहे हैं फोर्सेस, क्या लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं, दूर दूर लग रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हो मेरी? दूर दूर फोर्सेस लग रही। अगर दूर दूर अपोजिट लग रहे हैं तो हम फौरन से F12 जो है, जहाँ कह लें F21 जो है, वो अपोजिट है -F12 के। ऐसा लग रहा है कि माइनस की तरफ लग रही है। अगर ये मैं वहाँ एक्सेस बना दूँ तो ये माइनस की तरफ हो रहा है। अगर ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले गए तो ये प्लस की तरफ है, ये माइनस, इसलिए माइनस लगाया। या किसी एक के साथ भी लगा लो, मसला नहीं है। इस माइनस को उठा के इसके पास भी भेज सकते हो, मसला नहीं।
अब बच्चों अगर ये चीज़ हमें समझ आ गई, हाँ सर समझ आ गई, इक्वेशन स्टार कह दें। अच्छा, इक्वेशन स्टार में हमने क्या करना है, अब यहाँ से मुझे F12 निकालना होगा और F21 निकालना होगा। देखें वेक्टर फॉर्म है तो हमें तो क्या करना होगा जी, यूनिट वेक्टर लगाना होगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है आपके पास कूलम लॉ की F = K Q1 Q2 by R²। बच्चों ये फॉर्म स्केलर फॉर्म है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। अब आपने बचपन से सुने आ रहे हो कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन कि यू शुड असाइन डायरेक्शन विद द फोर्स। आपको डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी फोर्स के साथ, तो डायरेक्शन के लिए हम ये वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं कूलम लॉ की। अदरवाइज ये जो कूलम लॉ की जो फॉर्म है ये स्केलर फॉर्म है, ये बात याद रखो। हाँ सर समझ गए। अब मैंने कहा, हाँ सर आपने कहा, क्या कहा कि मैंने कहा अगर मुझे F21 फोर्स लिखनी हो, यानी कि फोर्स वो जो 2 के ऊपर लग रही है 1 के ऊपर, यही मतलब है ना। इसको अगर लिखना हो तो मुझे एक यूनिट वेक्टर भी असाइन करना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ F21, R का स्क्वायर। मुझे यहाँ लिखना होगा R21, इसको कैप करेंगे। R21 क्या चीज़ है, यूनिट वेक्टर है। R21 क्या है, यूनिट वेक्टर। R21 को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि अगर यहाँ 21 है ना, इस तरफ यूनिट वेक्टर होगा, जिस तरफ ये है तो इस तरफ यूनिट वेक्टर, इसको R21 कहते हैं। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ F21, इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड इन F21, ऐसा पढ़ेंगे। इसकी तरफ मैंने एक यूनिट वेक्टर बना दिया, कोई मसला तो नहीं है, बना सकते हैं। बाज़ बुक्स इसको अपोजिट भी लिखती हैं, अगर F21 है तो यहाँ R12 लिखते हैं। अलग अलग आथर्स ने अलग लिखा है, आपकी बुक में यही, तो आप अपने बुक्स को फॉलो करें, उसी तरह कर दें। यही हो गया F21, बड़ा सिंपल है सर। F12 की बात करें, आप बोलेंगे सर K Q1 Q2 by R² रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यहाँ पे R12 कर देना होगा, क्योंकि आप समझ चुके होंगे, होगा भी ऐसा। चमक गई। तो सीधी सी बात है, मुझे इधर रखना होगा इक्वेशन स्टार में इन दोनों को, तो वेक्टर फॉर्म निकल आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म दूसरी की डायग्राम समझ आएगी, यहाँ पे तो अट्रैक्टिव होंगे, ये इसको खींचता नहीं करेगा, उसको खींचेगा, तो बड़ा सिंपल है। उसकी तरफ भी मैं जाता हूँ, अगर एक समझ गए तो दूसरी आपको खुद आ जाएगी। अब वो पूछ सकता है पेपर में, वो पूछ सकता है वेक्टर, राइट वेक्टर फॉर्म फॉर 2 सिमिलर चार्जेस, तो तब ये कहानी होगी, राइट वेक्टर या ड्रा वेक्टर फॉर्म ऑफ 2 सिमिलर चार्जेस, ड्रा वेक्टर डायग्राम ऑफ 2 सिमिलर चार्जेस, तो वो ऊपर वाली लिख दोगे, मैंने मिटा दिया। अगर बोलता है 2 अपोजिट चार्जेस, तो फिर ये डायग्राम बनेगी बच्चों। डायग्राम में कोताही नहीं करना, डायग्राम में फ़र्क जान लेना आपने अच्छे से, समझ गए। बीचों बीच से पूछ सकता है, तो आ जाएं। मैंने कहा इसमें F21 की जगह क्या रखें, सर ये सारा लिख डालें। हाँ मैं लिखता हूँ K Q1 Q2, नीचे कौन होगा R21, उधर चले जाओ माइनस K Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर R12। तो कुल मिला के जिल मिला के वेक्टर फॉर्म आ चुकी है, मुबारक हो। और इसी को हम इस तरह लिखते हैं, या आप पहले ये लिख दो, बाद में ये लिख दो, इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F21 = माइनस F12। आ जाए। अब ये तरीका वारदात सारा सेम है, इसके लिए भी आपने अगर फोर्सेस को लिखना है इसी तरह लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ और होगा, जस्ट डायग्राम में फ़र्क आएगा बस। देखो ये माइनस है तो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पढ़ेंगे, बस डायग्राम को याद रखो। क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो एक दूसरों को अपोजिट नहीं, अपोजिट है लेकिन अट्रैक्टिव कब होती हैं, जब एक एक की तरफ खींचे। मतलब ये देखो वो रिपेल हो रहे थे, दूर दूर जा रहे थे, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अट्रैक्टर को क्या वो अपोजिट नहीं थे, थे, क्यों नहीं थे, अपोजिट थे ना, ज़रा देख लें, ये इधर था तो ये इधर था, अपोजिट था। लेकिन अब यहाँ पे भी ये अपोजिट है, ये उधर है वो उधर से इधर है, तो अपोजिट अभी भी है, समझ गए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लाजमी कर लेना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं। हाँ डॉक्टर्स कहते हैं हमारा आखिरी पेपर है, तो अब हमारी हालत तशवीशनाक है, तशवीशनाक है, ठीक है, तशवीशनाक बताई जा रही है ना। अच्छा तशवीशनाक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं सर हमें नहीं आती इंग्लिश, आ जाओ। तशवीशनाक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं है, नहीं ये आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आसान सी बात है, अगर कहीं पे कोई चार्जेस पड़े हुए हैं बहुत सारे, एक है Q1 चार्ज करके, एक है Q2 चार्ज करके, एक है Q3 चार्ज करके, मैं कहूँ इस बीच वाले Q2 चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी इन सब चार्जेस की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमेशा बताता है कि एक चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस की वजह से क्या फोर्स लगेगी, वो बताता है। मैं मान लीजिए कि R3 होगा, क्योंकि
Q2 है, Q3 है और ये Q2 है, ये Q4 है। एक चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस की वजह से क्या फोर्स लगेगी ये बताते हैं। और ये प्रिंसिपल ये भी स्पेस करता है कि एक चार्ज की वजह से बाकी चार्जेस की जो फोर्स है वो उस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को अनइफेक्टेड होती है। मतलब नहीं समझ आई सर? देखें इस चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो इस तीसरे चार्ज की वजह से अनअफेक्टेड होगी, मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है जी, म्यूचुअल फोर्स होती है। ये चीज़ मुझे शुरू में भी बतानी चाहिए थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज है म्यूचुअल फोर्स। ऐसा मतलब है कि एक Q1 चार्ज है 2 कूलम का, Q2 चार्ज है 10 कूलम का। ऐसा नहीं है कि 10 कूलम ज़्यादा बड़ी फोर्स लगाएगा, 2 कूलम कम फोर्स लगाए, ऐसा नहीं, दोनों इक्वल लगाते हैं। म्यूचुअल फोर्स इसको कहते हैं। ठीक है जी, जैसे आपके म्यूचुअल शेयरिंग होती है, किसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो ये जो म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है, बराबर के हिस्सेदार हैं। दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट जितना बड़ा आता है इतनी बड़ी फोर्स लगेगी। इन दोनों का प्रोडक्ट से 10 आ रहा है, मान ले यहाँ 5 रखें, ये 10 रखें, तो 5 10 50 50 आ रहा है। 50 बड़ा फोर्स होगी दोनों के बीच में, इसके बीच में कम होगी। समझ चुके हैं मेरी बात? हाँ सर। अब यहाँ पे भी ये ऐसी बात है कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स है, दैट इसलिए ये अफेक्टेड नहीं हो रही है। म्यूचुअल फोर्स इसलिए ये अफेक्टेड नहीं हो रही। तो हमें सीधा सीधा क्या कर लेना चाहिए? हमें करना चाहिए कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू अदर चार्ज, नेट फोर्स ऑन 2, एफ नेट ऑन 2, ये हम देखना चाहते हैं। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एक ये, फिर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, ऐसा करेंगे। 24 नहीं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, इधर से पढ़ते थे ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, ये काम कर लेना। इस तरह ये सम कर देंगे तो ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट भी बड़ी आसान है कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज ऑलवेज अनअफेक्टेड ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज, ये चीज़ हम कर लेते हैं जी। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं सर। हाँ, एक चीज़ मैंने बतानी थी आप लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में फ़र्क आपकी बुक में दिया हुआ है कि एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों क्या है, अट्रैक्टिव। ये रिपल्सिव भी हो सकती है, वो अट्रैक्टिव, ये भी डिपेंड करती है। ये फार्मूला ये नहीं है, इसमें जो कांस्टेंट यूज़ होता है वो के होता है, इसमें कांस्टेंट जी यूज़ होता है। ये बात लिखनी है। ये अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है बच्चों, और ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकती है। ये खींचेगी हमेशा, रिपल करे, दो मैसेज हमेशा खींचती ही है। दो मैस पड़े हो तो खींचते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला आपको आना चाहिए। इसका फार्मूला है KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फ़र्क बताना है। और इसका फार्मूला होता है KM1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो है बच्चों, ये जो फोर्स है ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है, ये प्रोडक्ट ऑफ मैसेज पे डिपेंड करती है। समझ चुके? ये आपके पास क्या आ गया, एक तरह से डिफरेंस आ गया। तो ये चीज़ पूछ लेते हैं तो सॉलिड मार्क्स है। ये तो बचपन वाली कहानी याद दिला दी सर आपने। हाँ, बचपन वाली तो चल रही है। हाँ, बड़ी सिंपल है। आ जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। ठीक है, अगले पड़ाव की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जाते हैं। हालत क्या है कैसे तुझे बताएं सर, कद बताएं सर, हालत क्या है कैसे आपको बताएं, तुझे बताएं। इंडिया वाले गाते तो तुझे, तू 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 तुम, इस तरह करके बात करते हैं। उनके अंदर अदब ही नहीं है ना। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू, क्योंकि गाना इंडिया का इसलिए कह रहा हूँ, गाना इंडिया का था इसलिए तुझे बताएं। अब भाई कोई अदब से बात करो, आपको बताएं। देखो कहीं पे, खैर वैसे जो बात है नहीं करते हैं अभी, आ जाओ, टाइम है सर, फिर आगे कर देंगे वीडियो फिर आपके सर, इस तरह करेंगे तो बीच में। ठीक है, चलो फिर नहीं बोलते। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए भाई, क्या है यूनिट? न्यूटन ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा कूलम, न्यूटन कूलम। न्यूटन कूलम इसकी यूनिट होगी, न्यूटन कूलम। और एक और भी होती है वोल्ट पर मीटर, ये बताएंगे आगे चल के, ये भी यूनिट होती है। दोनों यूनिट से ये पूछ सकते हैं एक्सक्यूज में, दोनों यूनिट से, दोनों को याद रखना, वोल्ट पर मीटर। ये आगे में शो भी करने के लिए दिया जाता है कि न्यूटन कूलम वोल्ट मीटर की इक्वल होती है, ये हम शो करेंगे आगे चल के, समझ गए? अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बाकी इसमें कुछ खास नहीं, यूनिट याद करो, डायमेंशन याद करो, और कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो बात करते हैं, ये भी बीच में है, वैसे अलग टॉपिक, अलग हेडिंग देनी चाहिए थी, नहीं दी है।
ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, हमें पता है E इक्वल होता है F/Q होता है, Q होता है, इसको इक्वेशन 1 गया। अगर मैं कहूँ एक बड़ा चार्ज ले लें, हाँ सर ले लें, क्या कोई मसला नहीं है, जिसको बड़ा Q कहा, इसके बगल में साइड में क्या होगा, टेस्ट चार्ज रखेंगे, और इस और इसके बीच में जो फासला रहेगा आप बोलेंगे सर R है। मैं कहूँ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो ये है, डेफिनेशन नहीं पूछेंगे इसलिए उस पर मत जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ये है। लेकिन मैं कहूँगा इनके बीच में फोर्स क्या होगी, तो आप ध्यान से बता देना, ध्यान से नहीं आराम से बता देना कि बड़ा Q छोटा Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर कर देना। यस सर कर दिया, इक्वेशन 2 आ चुकी है, यही तो फोर्स होगी दोनों के बीच में। अब मुझे इस F की वैल्यू को उधर ऊपर पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ मैं Q को खिसका दिया और ये F मैंने साइड पे कर दिया, क्योंकि खिसकाने का क्या मतलब है, यहाँ पे F पुट करने जा रहे हैं, खिसका के इधर F की वैल्यू पुट करेंगे। समझ चुके हो कि नहीं समझ गए हो? समझ गए सर, F की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखें अब मैं क्या करता हूँ, E इक्वल टू फोर्स है अपनी जगह 1/Q, इस तरह साइड पे क्या फोर्स क्या थी, सारी यही थी, इसको उठा के पुट कर दो। तैयार हो रही चीज़ें नहीं हो रही है, हाँ सर तो हो रही है, KQ E इक्वल टू KQ/R का स्क्वायर होगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला है। अगर इससे कोई न्यूमेरिकल आता है और K की वैल्यू अगर इधर फिट कर दें तो 1/4πε0 Q/R स्क्वायर होगा। ये भी जानकारी होनी चाहिए। इस फार्मूले से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप ना करें तो आपके लिए बहुत ही बदबख्ती की बात है, बहुत आसान है। चार्ज को वो हमेशा माइक्रो कूलम में देंगे, तो माइक्रो की वैल्यू माइक्रो कूलम में देंगे, तो माइक्रो की वैल्यू क्या लगाओगे, -6 और 6 C लिख दो। हाँ रेडियस अक्सर सेंटीमीटर में देते हैं, तो फिर वही बात है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या सेंटी की जगह 10⁻² लिख दो, या उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दो। समझ गए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करनी है कि ये इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती है स्पेस के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रेजेंस को बताती है। ये वो बला 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 कुछ भी नहीं करना है इससे, लेकिन आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़रूरी करनी है, बहुत अहम समझें अपने लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत अहम समझें, इंपॉर्टेंट समझें। किस लिए समझें अभी बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, ये बहुत अहम है कि हमेशा ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये याद रखना है आपने, बुक में लिखी होंगी, एक पॉइंट में नहीं है तो नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से किधर जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, हाँ जाती है, ठीक है, जाती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा मूव करती है। या कह लें स्टार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से करती है, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ऐसा लिख देना, क्या जाता है। दूसरी बात ये लिखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा हमेशा इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी, या कोई भी मेटल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होती है, तो ये लिख दो, बाद में लिखेंगे वो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मेटल सरफेस या चार्ज बॉडी उसके, या किसी चार्ज सरफेस के, हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। बुक में लिखी होंगी साइड साइड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड मूव करती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ से जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आउटवर्ड जाती है, कहाँ से, आउटवर्ड मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये इंग्लिश ठीक करो ये। और नेक्स्ट इनवर्ड कहाँ मूव करेगी, इनवर्ड कहाँ मूव करेगी, एट नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे पॉइंट्स बना के लिख दो छोटे मोटे। नेक्स्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी आपके जहन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं काटेंगी। देखें ऐसे, जैसे यहाँ पे अगर काटें हैं तो इसलिए दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट सिंगल पॉइंट, बिकॉज इफ दिस हैपन देन देयर विल बी टू डायरेक्शन।
ठीक है, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि दो फील्ड लाइंस अट्रैक्ट करें। तो इसी तरह यही फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी लागू हो जाती है, लेकिन उधर थोड़ा सा चेंज है बस। समझ गए सर? इसको हरगिज़ नहीं छोड़ना, करना है इसमें। पोटेंशियल ग्रेडियंट करते हैं, ये भी बहुत अहम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बस चैप्टर ख़त्म ही कर दिया, मसला नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए सर, आ गए सर, आ गए सर। ये चैप्टर तो बड़े आसान थे सर, हमने ऐसे पूरे साल। क्या है जी? पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं। बड़ा आसान है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है बड़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, मैं बताता हूँ। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसकी डेरिवेशन करना बड़ा आसान है। अगर कोई पॉजिटिव प्लेट चार्ज ले लें या कहीं फील्ड लाइन लेते हैं, ये फील्ड लाइन जा रही है, सही है। अगर ए में ए पॉइंट है और इधर से बी पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाता हूँ और इधर से इधर तक जो फासला है वो डेल आर है, मैं अपोजिट मूव करवाता हूँ। इधर बी से ए इधर लिखता हूँ, चलो ले लो, बी इधर लिखता हूँ। मैं ए से बी को चार्ज को मूव करवा रहा हूँ, जो कि चार्ज है, कोई चार्ज क्यू चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज। तो डेल आर ये मूव करेगा, जब ए से बी जाएगा तो कितना मूव करेगा, डेल आर। मैं कहूँ इसके ऊपर वर्क तो होगा, आप बोलेंगे सर ज़रूर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा और डिस्प्लेसमेंट यहाँ डेल आर है। मैं कहूँ यहाँ पे एंगल क्या है, इस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो और इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हो तो 180 एंगल रहेगा। अगर एंगल अपोजिट है तो मान ले यहाँ पे एफ ई डेल आर कास 180 होगा। आप कास 180 को क्या लिख सकते हो, कास 180 किसके बराबर होता है, माइनस आर के, -1 के इक्वल होता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स है तो आपको पता है E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। तो यहाँ से EQ कर दोगे तो ये आएगा FE होगा। अब यहाँ पे W लिखना है तो क्या होगा, अगर आता है तो आगे चले जाओ, EQ इक्वल टू डेल आर, यहाँ शुरू में माइनस लगा देना, माइनस लगा दिया तो W इक्वल टू माइनस EQ डेल आर हो गया। वर्क का फार्मूला आ चुका है, इक्वेशन 1 कहती है। दूसरी तरफ चले जाओ, दूसरी तरफ क्या है, एक और है, हमें पोटेंशियल के लिहाज से हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ये भी क्यू नॉट है। तो वर्क किसके इक्वल होगा, डेल वी क्यू नॉट इक्वल टू डेल डब्ल्यू आ गया। ये इक्वेशन 2 होगी। यहाँ डब्ल्यू किसकी इक्वल है, डेल क्यू नॉट की। यहाँ डब्ल्यू किसकी इक्वल है, माइनस ई क्यू नॉट डेल आर की इक्वल है। समझ चाह रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को? आ जाओ, इन दोनों को कंपेयर करना, कंपेयर इन द सेंस माइनस ई क्यू नॉट डेल आर इक्वल टू डेल वी क्यू नॉट, तो कट कट हो गया, माइनस ई डेल आर इक्वल टू डेल्टा वी। यहाँ से क्या निकालें, ई, माइनस को भी उधर फेंक दो, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। हाँ जी, ये कर लोगे तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट भी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ऊपर पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट वोल्ट होती है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, वोल्ट पर मीटर। मैंने कहा था ना एक यूनिट ये भी होती है, वोल्ट पर मीटर भी होती है, किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और एक ये सवाल मैंने कहा था पूछ सकते हैं आपसे, कौन सा सवाल पूछ सकते हैं सर, जो कि वोल्ट पर मीटर को आप न्यूटन पर कूलम के इक्वल प्रूफ कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर को किसके इक्वल प्रूफ कर दो, न्यूटन पर कूलम के इक्वल प्रूफ कर दो। अब वोल्ट किसके इक्वल है, मैं पूछूं अगर वोल्ट किसकी इक्वल है, इस साइड से ये साइड बनानी है ना, वोल्ट किसकी इक्वल होगा, देखो वोल्ट इक्वल होता है वर्क डिवाइड बाई चार्ज, तो वोल्ट की यूनिट बनती है जॉल बाई कूलम। तो यहाँ पे मैंने m को खिसका के पीछे किया, इधर मैंने जॉल पर कूलम लिखा, कोई मसला तो नहीं है। इससे न्यूटन मीटर बनाते आ जाओ, 1 बाई मीटर, और जॉल किसकी इक्वल होता है, आपने बचपन में पढ़ा, वर्क की यूनिट होती है, और वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर भी होती है। तो जॉल की जगह मैंने न्यूटन मीटर लिखा, नीचे कूलम लिखा रहने दे, और कटाकट हो गई न्यूटन पर कूलम, और ये भी न्यूटन पर कूलम था। तो ये प्रूफ बड़ा आसान है, कर लोगे। हाँ, जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन, ये देखें अगर आता है, बड़ा आसान सा है, मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये तो ये छोड़ भी सकते हो आप, टाइम नहीं है तो छोड़ के स्किप मार के आगे चले जाओ। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करे कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लाइन जा रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर टूवर्ड दी इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दें, अगर चार्ज प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में जाएगा तो वो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो। प्लस चार्ज की बात करो, अगर प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, अपोजिट क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी कह रहे हैं, या वो गेन करेगा किस चीज़ को, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि उसके ऊपर वर्क करके लेकर जाना पड़ेगा। अगर चार्ज प्लस चार्ज इसको इधर लेके जाए धक्का फील होगा, क्योंकि ये फील्ड लाइन किधर से निकल रही है, कोई प्लस चार्ज से निकल रही होगी या कोई पॉजिटिव प्लेट से निकल रही होगी, इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ आना नहीं चाहेगा, तो इसलिए इसकी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए इसके लिए अपोजिट होता है। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जी। चलो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बहुत सिंपल रखा है आप लोगों के लिए। देख ले, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करना है और उसके अंदर पूछ सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ करंट को लिखें, फार्मूला ड्राइव करें, तो आना भी चाहिए, पूछते हैं तो, नहीं तो इसका कंसेप्ट भी आना चाहिए, मैं वो भी दूंगा, फार्मूला भी बताऊंगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन विद इनसाइड अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। आपको पता है डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन कर लो। डेफिनेशन के बाद आ जाए, डेफिनेशन के बाद कंसेप्ट पे। हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पीछे पढ़ रखा था पिछले चैप्टर में, वो होता था पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। अब ये कोई कंडक्टर है, उसके अंदर जो मान लीजिए यूनिट लेंथ आगे मूव कर दिया, ये डिस्टेंस मूव किया इलेक्ट्रॉन्स ने, यहाँ से यहाँ तक आए, एल डिस्टेंस कवर किया, तो उसमें भी जो पोटेंशियल था इनके बीच में, जो पोटेंशियल हमने वी ले रखा है, इनके बीच का पोटेंशियल वी ले रखा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होगा, वहाँ पे पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता था, ये बात आपको पता है। अब इसके अंदर बहुत सारे यूनिट वॉल्यूम हमने ले रखा है, ये यूनिट वॉल्यूम में बहुत थोड़ा सा छोटा सा वॉल्यूम लिया कंडक्टर के अंदर, उसको हम स्टडी करें। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम एन कहेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने एन कहा, पर यूनिट वॉल्यूम को ए मल्टीप्लाई बाय एल कहा, समझ चुके हो। अब इसमें डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्मॉल एन से लिखा जाता है। एन क्या है, एन क्या चीज़ है बताओ जी, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और नीचे वॉल्यूम कैसे आएगा, देखो अब ये यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका ये एरिया होगा और लेंथ को मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम आता है, आपको पता है, तो ये ए एल हो गया। तो इधर से अगर एन को निकालें तो ए एल को एन के पास भेजना होगा, एन ए एल होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल, यानी कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, एन ए एल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी कंडक्टर के अंदर हैं वो आ जाएंगे। अब कोई भी चार्ज है उसको हम एन ई से लिखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एन आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस एन की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ये वाला एन ए एल पुट कर दिया। अब Q इक्वल आया है एन ए ई एल कहें, ये किसके इक्वल है। अब इस दोनों की तरफ आपने T को डिवाइड करना है, तो Q बाई टी से क्या आता है, करंट होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम आपने पढ़ा है, एन ए ई एल बाई टी, यानी कि एल डिस्टेंस है, टी टाइम है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम से क्या आ सकता है, आप बोलेंगे सर इससे वेलोसिटी आ जाती है, और वेलोसिटी जो होगी उसको हम सिंपल वेलोसिटी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देंगे, तो I इज इक्वल टू एन ए एल आएगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से अलग करेंगे तो I डिवाइडेड बाई एन ए ई आ जाएगा, I डिवाइड बाई एन ए ई, ये आपके पास फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। लेकिन बहुत सारे फार्मूले होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इन टर्म ऑफ पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, इन टर्म ऑफ करंट भी लिख सकते हैं, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे। अब ये आपने याद रखना है, I इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये आपने फार्मूला याद रखना है। इससे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, बड़े सिंपल है, आपको निकालना आना चाहिए। वो अक्सर यहाँ पे एरिया नहीं देगा बल्कि डायमीटर देगा, रेडियस देगा कंडक्टर का, तो आपने एरिया निकालने के लिए हमेशा ये याद रखें पाई आर स्क्वायर करके निकालना है। इस फार्मूले से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज न्यूमेरिकल आए, ठीक है, यानी कि I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी है, इधर से एमसीक्यूज आ जाएं अगर, तो आप क्या करोगे बच्चों, ई तो दे देंगे, वी में भी कोई छेड़छाड़, वी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, छेड़छाड़ नहीं होगा, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पूरी, ठीक है, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगा, इसमें भी छेड़छाड़ नहीं होगा। छेड़छाड़ करेंगे तो एरिया के साथ करेंगे, पूरा एरिया दें तो बहुत आसान है, नहीं देंगे बल्कि रेडियस देंगे। अगर रेडियस दें तो, अगर रेडियस भी सेंटीमीटर में देंगे, सेंटीमीटर ने 2 सेंटीमीटर दिया तो इसके रेडियस को आप क्या लोगे, 2 से डिवाइड करोगे या 2 की पावर -2 लिख दोगे। रेडियस दिया हुआ है तो आपने एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला लगा देना, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पता है, इस आर में ये लगा लोगे तो आपके पास एरिया आ गया। नेक्स्ट बच्चों, अगर वो डायमीटर देता है तो आपने रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का हाफ करना है,
तो वो आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस होगा, डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस होगा। फिर वो रेडियस निकाल के बाद में ये फार्मूला लगा के पुट करके करेंगे। समझ गए हो ये बात? यस सर। अच्छा, करंट डेंसिटी इसके अंदर है, करंट डेंसिटी इक्वल होती है करंट पर यूनिट एरिया। यहाँ पे वॉल्यूम करंट डेंसिटी नहीं, एरिया करंट डेंसिटी है, तो करंट पर यूनिट एरिया होगा। अब करंट की ये वैल्यू तो निकाल चुके थे, आई इक्वल टू था NAEVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ए कैंसिल आ गया, NEVD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इसके बराबर आ गया VDEN के। यहाँ D डिस्टेंस नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ है, तो ये भी आपको फार्मूला आना चाहिए। अब करंट डेंसिटी फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, दिए हुए हैं एक्सरसाइज में भी इस तरह का, तो वहाँ पे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी देगा, NE देगा, N देगा, तो क्लिक कर जाना, आसान है। समझ गए? अब आ जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में फ़र्क बहुत बहुत अहम है। ये पूछ सकते हैं कि क्या फ़र्क है मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इसके लिए मैं इस तरफ जाने से पहले मैं आपको डेफिनेशन, पहले एक एक पॉइंट में डेफिनेशन लिख दूँगा। क्या डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? एवरेज काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगी। अब मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी होती है बच्चों यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। अब देखें, ये आपके पास एक फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट तो आ गए डेफिनेशन। ये फार्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये टाउ एवरेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन टाइम है। इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, कोलाइड भी करते हैं ना, तो ये कोलिजन टाइम है, और m ये है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आप आगे। अब देखें, अगर जब आप इधर से E को VD के नीचे लाते हो, जैसे मैंने लाया, तो ये मोबिलिटी बनता है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द मोबिलिटी। ये मोबिलिटी है, मोबिलिटी का ये होता है। ये डेफिनेशन एक आ गई। दूसरी बात फार्मूले की आएगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एक एक बात वो लिखोगे। 3 पॉइंट्स में, बुक में भी यही है। पहले पॉइंट लिखोगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन और मोबिलिटी की डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट फार्मूले की आएगी। फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये लिख सकते हो बच्चों, कोई माना नहीं है, आप चाहें तो ये लिख सकते हो, NEA, ये इस तरह लिखते हैं। और मोबिलिटी का फार्मूला बच्चों ये लिख सकते हो, मोबिलिटी का फार्मूला VD/E लिख सकते हो। एक एक डेफिनेशन यानी फार्मूले में भी आ गई, फार्मूले में भी फ़र्क आ गया। अब दूसरी डेफिनेशन इसकी यूनिट्स पे करते हैं। इसकी जो यूनिट्स होती है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड ही होगी, जाहिर सी बात है। इसकी जो यूनिट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, अभी पढ़े थे हमने पीछे, फोर्स पर यूनिट वो होता है, फोर्स पर यूनिट, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो न्यूटन पर कूलम कर दिया, न्यूटन पर कूलम कर दिया, ठीक है। तो इससे इसकी यूनिट बनती है यहाँ पे। अब बुक में वो नहीं है, तो इससे भी आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, बुक में वो दूसरी दी होगी। अब यहाँ से न्यूटन है, न्यूटन को लिख दिया और कूलम को ऊपर लिख दिया, नहीं तो दूसरी वाली कर दो, एक और यूनिट भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ से इससे निकालो वोल्ट पर मीटर, ये ठीक है, इस तरह दी हुई आपकी बुक में भी, इनकी वोल्ट पर मीटर। अब मीटर थर्ड में ऊपर लेके गए, क्या होगा बच्चों, मीटर और सेकंड -1, वोल्ट -1, तो मीटर का स्क्वायर होगा, सेकंड -1 होगा, वोल्ट का माइनस, और ये यूनिट है मोबिलिटी की। तो डेफिनेशन इसमें फ़र्क आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ से U को अलग करना है, तो क्या होगा, U इक्वल था VQ के इक्वल होगा, यस, क्योंकि V इक्वल होता है U/Q या W/Q के बराबर होता है, ऐसा है कि नहीं, ऐसा है ना। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये चीज़ें मिटा रहा हूँ, आपको आना चाहिए, रिवीजन हो रही है अभी तो। आ जाओ, इधर से हमने ये कहा, अब इसको हमने V इक्वल होता है, यानी कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसका फार्मूला होता है KQ/R होता है। ये वैसे पुरानी बुक में था, अभी डेरिवेशन नहीं, अभी सेकंड ईयर में आएगी शायद। तो ये यहाँ पे ये फार्मूला V इसकी इक्वल होता है। अब हमने U जो है वो उसको लिखा है क्या, VQ लिखा है। इसको अगर इक्वेशन 1 इसको 2 कह दें, यहाँ पुट कर दें आप, U इक्वल टू, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म ऑफ चार्ज वगैरह लिख रहे हैं, KQ/R, और साइड पे ये स्मॉल q भी होगा, U इज इक्वल टू KQ/R और Q होगा। तो ये आपके पास पोटेंशियल का फार्मूला आ गया, एक ये भी याद रखना है बच्चों। अब पोटेंशियल को हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा, देखना ध्यान से, बड़ा आसान सी चीज़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, बड़ा आसान है। ये वाली है ना, किधर गया, हाँ ये वाली। अब आसान सी बात ये है कि पोटेंशियल होता है W वर्क पर यूनिट
चार्ज के इक्वल होता है, इस बात को जानते हो। वर्क जो होता है बच्चों वो इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने आर ले रखा है और ये क्यू हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लिखें डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसको हटा के कास लिख सकते हैं, कास थीटा और क्यू। अब चार्ज अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है चार्ज को, तो ये प्लस चार्ज इधर मूव कराएं तो ये 180 होगा, एंगल कितना होगा 180। तो इस लिहाज से फोर्स और क्यू को अलग कर दिया, आर कास कितना कर दिया 180 कर दिया। अब फोर्स एफ बाई क्यू कितना होता है, आप कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बिल्कुल पीछे पढ़ के आए हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये आर कास 180 -1 होगा, तो इसलिए ये हो गया माइनस ई आर। ये आपके पास पूछ सकते हैं छोटा सा क्वेश्चन करके, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, समझ गए, तो इसको भी याद रखना। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अक्सर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बच्चों। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है बीच बीच में बुक के, तो वो टॉपिक के बीच से उठा के इस तरह पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा। देखो यहाँ से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी की यूनिट होती है बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी की यूनिट होती है, वर्क इक्वल होता है क्यू और वी होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से देख ले, यानी कि वर्क जब होगा तो एनर्जी होगी, ऐसा है कि नहीं। वर्क काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है वर्क काइनेटिक एनर्जी की। तो ये चार्ज अगर 1 कूलम हो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हो, और ये 1 वोल्ट हो, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल में, पोटेंशियल वी है ना, वी कितना होना चाहिए 1 वोल्ट पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल में मूव करने से जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा। देखो पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इस बात को जान लो। पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो वो मूव करेगा, तो इसको कहते हैं यानी कि एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनर्जी गेन, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इक्वल होती है, ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 × 10 की पावर क्या करेंगे -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि 1 जूल एनर्जी या वर्क की यूनिट एक जूल होती है, काइनेटिक एनर्जी भी जूल होती है। 1 जूल जी एमसीक्यूज आता है, 1 जूल जी 1.6 × 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये छोटा सा क्वेश्चन बन करके आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करो और ये बताओ वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। ये पुराने क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये बहुत अहम समझो अपने लिए, समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं इस चैप्टर की। हाँ बच्चों, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं ईएमएफ और मैक्सिमम पावर आउटपुट। यहाँ पे ईएमएफ का कंसेप्ट बहुत अहम है। ये हमारे पास कोई सेल है, आप देख पा रहे हो, इस सेल के अंदर आपके पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है सेल की, जो इलेक्ट्रोलाइट फेस करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब आयंस इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनको मूव करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो उस वजह से क्या होता है, वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाती है। अब इसका आसान तरीका है, मैं बताऊँ कि अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस बताओ आर इक्वलेंट, तो ये दोनों सीरीज़ में है तो हम R + R कर सकते हैं। ये लोड रजिस्टर है बाहर। लोड रजिस्टर से मुराद ये है कि कोई भी बल्ब, कोई भी पंखा, कोई भी चीज़ जो लगी हुई है उसको कहते हैं। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इसकी इक्वल होती है। अब हमें पता है V = IR होता है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V को E कह दिया, IR हो गया। अब मैं पूछूँ I किसकी इक्वल होगा, आप बोलेंगे EMF / R। क्या मैं R को RE कह सकता हूँ? यस सर कह सकते हो। EMF कह दिया और RE की जगह में क्या लिखूँ, R + R। यहाँ पहुँच गए, देखो यहाँ I इक्वल हो गया R + R के। अब इस फार्मूले पे आ जाए, I हो गया E / R + R, कैपिटल R है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इधर ले आए, I × R + R = E, सही। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, IR + IR = EMF, ये होता है, इसको कहते हैं रिलेशन। अब यहाँ पे इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस है तो VR पोटेंशियल ड्रॉप, और इसको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टर। बच्चों अगर समझ नहीं आ रही ना, ये आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा तो पढ़ाया है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन बहुत डीप में पढ़ा है। वो देख लो, अगर इसको नहीं है ना, एक एक चीज़ की समझ आएगी, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ पे आप जस्ट रिवीजन चल रही तो ऐसे ही करेंगे। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टर = EMF। अब टाइम का मैं क्या करें, अब यहाँ से अगर करंट 0 हो जाए, मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर करंट 0 हो जाए तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कब 0 होगी और लोड रेजिस्टेंस कब 0 होगी, ये देखते हैं।
कंडीशंस केसेस बड़े स्पेशल केसेस बनते हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। E इज इक्वल्स टू क्या था, I इंटू आई, आर समाल, I बाहर था, R प्लस R है। अगर लोड रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, अगर R ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है बाहर सर्किट में कुछ नहीं है, I इंटू आर प्लस ज़ीरो हो जाएगा। EMF इक्वल टू आई आर, यानी कि EMF इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। IR को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यस, अगर EMF ज़ीरो हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर समझ गए। अगर देख लें हमेशा के लिए, जहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो VT है, ये इसको VR कहते हैं, जो VR है वो हम निकाल सकते हैं EMF माइनस VR करके। कि इसका मतलब क्या है कि लोड रेजिस्टेंस हमेशा कम होती है EMF से, क्योंकि ये माइनस होगी, क्योंकि सेल कुछ ना कुछ खुद भी ड्रॉप करेगा अंदर, खुद भी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए सेल के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा ताकि माइनस आएगा। ये बता रहा है कोई चीज़ माइनस हो रही है, EMF से कोई चीज़ माइनस हो रही है। इसका मतलब है कि हमेशा लोड रेजिस्टेंस जो है ना, ये लोड पोटेंशियल है या बाहर का पोटेंशियल है सर्किट से बाहर का पोटेंशियल, मतलब यहाँ अगर बैटरी लिखी हुई है तो बैटरी लगी हुई तो बाहर रेजिस्टेंस जो होगा उसकी रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल होगा VR। ये हमेशा कम होती है इससे, ठीक है, ये चीज़ समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाए डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो मैं वो बताता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी बैटरी या सेल के जो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज को ज़्यादा दूर मूव करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा दूर चार्ज को मूव करके जाना पड़ेगा उतना ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा प्लेट्स का बड़ा एरिया होगा उतने इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। पूछते हैं, अगर आसान होगा ये आपके लिए बहुत। कंसंट्रेशन सोल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट होता है ना सेल के बीच में, तो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और टेम्परेचर अगर कम हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो या दूसरे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सोल्यूशन होता है, उसके अंदर यानी कि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, गाढ़ापन कम हो जाएगा। विस्कोसिटी कम होने का मतलब है इजी टू मूव हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी दे सकते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा आप जाके वीडियो है इसकी कहीं से भी देख लो, अगर नहीं देखते हो कहीं पे आप नोट्स पढ़े हुए वहाँ से पढ़ लो, ये बहुत अहम है, इसकी डेरिवेशन कर लें अपने लिए। आ जाए, हाँ, अब यहाँ से अब मैं बताना चाहूँगा ये EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, ये आपको पूछते हैं अक्सर। अब मैं बताता हूँ, ऐसे ही ज़बानी बताता हूँ। EMF जो है ना हमेशा यानी कि पोटेंशियल स्टोर इनसाइड द बैटरी होता है EMF। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, व्हेन एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा EMF के बारे में क्या कहना है कि EMF जो है ना हमेशा होता है कि बैटरी में बाहर करंट या EMF कह लें, अंदर जो रेजिस्टेंस होती है इसकी डिपेंड नहीं करता है। EMF नॉट डिपेंड अब द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है EMF। दूसरा जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। नेक्स्ट, EMF ऑलवेज एग्जिस्ट और टर्मिनल पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करंट फ्लो ना करे तब भी EMF होगा, सही है। और ये बात भी लिखोगे कि जो EMF है वो काज है, वजह है, और टर्मिनल पोटेंशियल इफेक्ट है उसका। तो ये बातें आपको आनी चाहिए, और कुछ और देख लो कहीं से। नेक्स्ट आ जाओ, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है पोजीशन या ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ओम लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है, और R इक्वल होगा V बाई आई के, ये पता है आपको। अब दूसरी तरफ कंडक्टेंस है, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होती है और कंडक्टेंस की यूनिट मोहो होती है। मोहो, ये भी याद रखें, मोहो ये याद रखना है आपने, मोहो यूनिट होती है, या पर ओहम लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, पर ओहम, या ओहम का सिंबल ऐसा हो ना, इसको ऐसे लिख दो ओहम, ये याद रखना है आपने। रेसिप्रोकल होती है, इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, बुक में लिखा होगी ये चीज़ें। रेजिस्टिविटी क्या है ये भी आपको आना चाहिए। रेजिस्टिविटी जो है ना आपके पास, ये किसी भी मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल
टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें R इक्वल होता है रो L बाई ए के बराबर होता है, ये रो L बाई ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला देखो, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, नेचर ऑफ, हाँ देखो रुको रेजिस्टिविटी अलग करो ना, आर ए बाई क्या करोगे, आर ए बाई एल पे, लेंथ पे, रेजिस्टेंस पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। अब रेजिस्टेंस जो है ना वो डिपेंड करती है नेचर मटेरियल की कैसे, तो ये इन फैक्टर्स पे। अब रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। रेजिस्टिविटी का तो फार्मूला ये बनता है। रेजिस्टेंस के फैक्टर्स क्या है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी मतलब नेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, किस चीज़ की लेंथ पे डिपेंड करती है, कंडक्टर की, एरिया, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज़्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इससे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा बड़ा हो तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये आपको पता। अब ये अक्सर पूछते हैं क्या, कैसे सवाल पूछते हैं, इधर से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर मैं बताता हूँ आपको किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे R इक्वल टू रो क्या है, L बाई ए, रो L बाई ए, रो L बाई ए, ठीक है जी। रो L बाई ए यहाँ से, यानी कि जो A है एरिया है और L है वो क्या है, लेंथ है कंडक्टर की, L क्या है, कंडक्टर की लेंथ है। जब भी आप क्या करते हो जी, एक तरफ रेजिस्टेंस है एक तरफ L है, दूसरी तरफ अगर इसको रो को अलग कर दिया जाए तो R A बाई L होता है। देखो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ये चीज़ आगे काम आएगी, मैं बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगते हैं ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, वहाँ से जाके देख लो बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन देख लिया करो इससे रिलेटेड, ठीक है जी, वहाँ से देख लो, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम नहीं। अब ये देखो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ वेरिएशन, इसके लिए ये फार्मूला होता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ये जो आपके पास अल्फ़ा है ये क्या होता है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये क्या होगा, ये चीज़ भी ज़रूरी है आपके लिए, वहाँ से देख लो। अब जहाँ से बताएं तो चैप्टर बड़ा लेंथी है, ये आपको पता होगा, वहाँ से ये टॉपिक्स देख लिया करो बहुत डिटेल में, 2x की स्पीड से देख लिया करो अगर आपको ये टॉपिक अगर वीक है ये चैप्टर। हाँ, पुराने स्टूडेंट्स जो पुराने वीडियोस हमने वहाँ डाली थी वो देखें तो उनके लिए मसला नहीं है, उनके लिए ये वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर सिर्फ देखने के लिए देखो, लेकिन आपको तैयारी वहाँ से हुई होगी। अब आ जाओ, इसकी भी डेरिवेशन होती है, इसकी ये डेरिवेशन भी। अब मेटल्स के लिए देखो तो अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कैसे, अब ये आपके पास एक टेबल होगा और अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन 0 होती है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, अगर नेगेटिव होता है तो लेस देन 0 होगा, ठीक है जी। अब इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी देख लें। अब ये एक फार्मूला है, मैंने वहाँ ये डिटेल में ये बताया, ये फार्मूला रेजिस्टिविटी का, ये फार्मूला तो आपको आता होगा लेकिन ये पहली दफ़ा देख रहे होंगे, वो वहाँ पे मैंने बड़े उससे बताया हुआ है कि कैसे कैसे एक ज़्यादा दूसरा ज़्यादा, एक फील आया वो आएगा आपको, वहाँ से फील आएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर। अच्छा, क्योंकि नंबर ऑफ, अब यहाँ पे n है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, T एवरेज मतलब कोलिजन टाइम है। जब मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस वक्त आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब मेटल के बांड टूटेंगे या कह लें उसके कोर से और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगा। अब रेजिस्टिविटी कम है तो हमने कहा था रेजिस्टेंस भी कम होगी। दूसरी तरफ अगर कोलिजन टाइम को देखें, ये भी तो क्या होगा, कोलिजन टाइम बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। कोलिजन टाइम का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का टकराने का जो टाइम है वो जल्दी टकराना शुरू कर देंगे, लेकिन ये कोलिजन टाइम बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। कोलिजन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये फैक्टर जीत जाता है, ये फैक्टर, ये इतना नहीं जीतता। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं मेटल्स के अंदर। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लाख, हज़ार, 2000 ज़्यादा होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी 10⁻31 पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो थोड़े 1000-2000 से क्या होगा, इससे इतना इफेक्ट नहीं होता, अनइफेक्टेड। इससे इफेक्ट होगा क्योंकि कोलिजन टाइम, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, उनका कोलिजन टाइम थोड़े जल्दी टकराने होंगे, तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ती है टाइम के साथ साथ, इसलिए इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ये पूछते भी हैं, क्यों होता है ये पूछते भी हैं। अब अक्सर पूछते हैं कि इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, क्यों बढ़ती है, वो हमने बता दिया, ठीक है जी। ऑलरेडी मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है,
बहुत कम होती है। तो रेजिस्टिविटी कम होती है, फिर भी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, इसलिए ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। ये एक क्वेश्चन भी बनता है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर अपोजिट काम है बच्चों। इसके अंदर मैं सादा सादा बताता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है ना वो डिक्रीज़ होती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ती थी, इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और आने से इनके और फ्लो होता है करंट, इसलिए इनकी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए नेगेटिव होता है और लेस देन ज़ीरो होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट लेस देन ज़ीरो होगा। एलाइस का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी आपके बुक में दिया होगा, उसका भी दिया होगा कि इसका दिया है। ठहरे एक बुक में एक बात भी गलत है, वहाँ पे क्या बात गलत थी, मैं एक मिनट में यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, हाँ ये दूसरा वाला नॉन मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और इनके लिए सबके लिए सेम ही होता है। इन्होंने लिखा है ये लेस देन ज़ीरो इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ये गलत है। डिक्रीज़ विद टेम्परेचर होता है, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ होता है, जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझिए हो कि नहीं समझिए हो? सबके लिए ऐसा है, सबके लिए आयनाइज के लिए लेस देन डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, ये चीज़ चलेगी सबके लिए। सबका जो अल्फ़ा है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ होता रहता है, सवाए एलाइस का अनइफेक्टेड होता है। ठीक हो गया जी? तो इस तरह आपने करना है। अब ये टॉपिक मैं बताता हूँ, आपने अगर समझ आ गया ठीक है, इतना नहीं आया तो आप ये चीज़ वहाँ से देख लो। मैं कहता हूँ 2x स्पीड से देख लो, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। आप कहीं और से देखते हो तो वहाँ से भी देख लो, मसला नहीं है बच्चों। इसके बाद आपने करना है इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये टॉपिक करना है। इसको भी हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि इसके पे हमने वहाँ पे बात की हुई है, तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। LDR वगैरह ऐसा वो नहीं है, अगर पढ़ते हो थ्योरेटिकल है, छोड़ भी सकते हो। आगे आ जाओ, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी कर लो वहाँ से। किरचॉफ लॉस, अब देखो ये तो टॉपिक बड़े आसान है। करंट इंटर और करंट लिविंग, ये दोनों लॉस मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे करवाया हुआ है, वहाँ से देख लो। पूरी वीडियो पड़ी हुई है डिटेल में, क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। मज़े की बात ये आखिर में, अगर आपको टॉपिक आता है तो आखिर में जाके वहाँ से क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। क्योंकि टाइम इतना नहीं, अभी लाइट जाएगी, बारिश होने वाली है, तो लाइट जाएगी तो फिर वीडियो शूट नहीं होगी, मसले हैं। इसलिए मैं जस्ट इस तरह आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो बच्चों इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज करना है आपने, उसके बाद ख़त्म करो इस चैप्टर को। अब जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करो।